भूगोल। ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद दुनिया का कोई नक्शा या अलग-अलग देशों की राजधानियां। पर जानते हैं, ये तो कहानी की बस शुरुआत है। भूगोल असल में हमारी इस दुनिया को समझने का एक नजरिया है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कहाँ है, बल्कि ये भी समझाता है कि वो क्यों और कैसे है। तो चलिए आज भूगोल को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखते हैं, एक ऐसे विज्ञान के रूप में जो हमारे आसपास की हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भूगोल सिर्फ नक्शों और राजधानियों से कहीं ज्यादा है। फिर हम जानेंगे कि इसे सिंथेसिस यानी जोड़ने वाला विज्ञान क्यों कहते हैं। इसके बाद हम इसके अध्ययन के दो खास तरीकों को देखेंगे, एक भूगोलवेत्ता के टूलकिट में झांकेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये भौतिक दुनिया हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम सबने स्कूल में देशों और उनकी राजधानियों के नाम रटे हैं, है ना? लेकिन वो भूगोल का सिर्फ एक छोटा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली भूगोल तो उससे कई ज्यादा दिलचस्प और गहरा है। तो फिर सवाल यही उठता है, अगर भूगोल सिर्फ नक्शे याद करना नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? इस सवाल का जवाब हमें इस विषय की जड़ों तक ले जाएगा। इस शब्द की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये हमें ले जाती है प्राचीन ग्रीस में, जहां एक विद्वान थे एरेटोस्थेनीज। उन्होंने दो शब्दों को मिलाया, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस जिसका मतलब है वर्णन। तो भूगोल का सीधा साधा मतलब बना पृथ्वी का वर्णन। सुनने में बहुत सरल लगता है ना, पर यही वो नींव है जिस पर भूगोल की पूरी शानदार इमारत खड़ी है। और यहीं पर भूगोल की असली ताकत सामने आती है। ये सिर्फ चीजों को लिस्ट नहीं करता, ये उन्हें आपस में जोड़ता है। ये एक सिंथेसिस का विज्ञान है। मतलब ये इतिहास, अर्थव्यवस्था, मौसम, जमीन, इन सब अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर दुनिया की एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने रखता है। एक भूगोलवेत्ता दुनिया को 3 सवालों से समझता है। पहला, क्या? मतलब इस धरती पर कौन कौन सी प्राकृतिक और इंसानी चीजें मौजूद हैं। दूसरा, कहाँ? यानी ये चीजें कहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प सवाल है तीसरा, क्यों? किसी जगह पर रेगिस्तान क्यों है? कोई शहर नदी के किनारे ही क्यों बसा? ये क्यों ही है जो भूगोल को सिर्फ जानकारी से एक असली विज्ञान बनाता है। और यही भूगोल की सुपर पावर है। देखिए, ये अकेला काम नहीं करता। ये भूविज्ञान से चट्टानों की जानकारी लेता है, अर्थशास्त्र से व्यापार के पैटर्न समझता है और समाजशास्त्र से इंसानी बर्ताव को। ये इन सभी विज्ञानों के बीच एक पुल की तरह काम करता है, जो हमें बताता है कि किसी जगह का मौसम, वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोगों का रहन-सहन आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, भूगोलवेत्ता इतनी सारी जानकारी को इकट्ठा तो कर लेते हैं, पर इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे देखने के या कहीं की स्टडी करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध दृष्टिकोण, जिसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने पॉपुलर किया। सोचकर देखिए, आप सिर्फ जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की जलवायु के बारे में, अमेज़न के जंगलों से लेकर सहारा के रेगिस्तान तक, आप एक टॉपिक को ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। दूसरा है रीजनल या प्रादेशिक दृष्टिकोण, जिसे कार्ल रिटर ने आगे बढ़ाया। इसमें आप एक खास इलाका चुनते हैं, मान लीजिए भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, और फिर आप वहाँ की हर चीज़ का अध्ययन करते हैं, पहाड़, नदियाँ, लोग, उनकी संस्कृति, ये समझने के लिए कि ये सब मिलकर उस जगह को कैसे अनोखा बनाते हैं। इन्हीं 2 मुख्य तरीकों से भूगोल की कई शाखाएं निकलती हैं। आप इसे एक भूगोलवेत्ता का टूल किट समझ सकते हैं, जिसमें हर समस्या को समझने के लिए एक अलग टूल है। सबसे पहले आता है भौतिक भूगोल। ये एक तरह से हमारी धरती के हार्डवेयर को समझने का विज्ञान है। ये हमें बताता है कि पहाड़ कैसे बने, मौसम क्यों बदलता है, नदियाँ किधर बहती हैं और वो मिट्टी कैसे बनती है जिस पर हमारी जिंदगी टिकी है। और फिर इसी प्राकृतिक स्टेज पर हम इंसानों की कहानी आती है, और यहीं से शुरू होता है मानव भूगोल। ये इस बात का अध्ययन करता है कि हम कैसे रहते हैं, शहर कहाँ बसाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं और हमारी संस्कृति और राजनीति इस दुनिया को कैसे बदलती हैं। और जहाँ ये दोनों दुनियाएं यानी प्रकृति और इंसान आपस में मिलती हैं, वहाँ जन्म होता है जीव भूगोल का। ये पेड़ पौधों, जानवरों और उनके माहौल के बीच के रिश्ते को समझता है। आज के दौर के सबसे बड़े मुद्दे
जैसे क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संरक्षण इसी शाखा से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल आता है कि इन सब थियोरीज का, इन शाखाओं का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? जवाब है सब कुछ, क्योंकि यह भौतिक दुनिया ही वो कैनवस है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता की तस्वीर बनाई गई है। इस बात को ऐसे समझिए, जमीन की बनावट ही वो स्टेज है जिस पर इंसानी कहानी का पूरा नाटक खेला जाता है। हम घर कहाँ बनाएंगे, फसलें कहाँ उगाएंगे, सड़कें कहाँ से गुजरेंगी, ये सब कुछ जमीन का भूगोल ही तो तय करता है। चलिए इसे कुछ और आसान उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, जो बड़े बड़े उपजाऊ मैदान हैं, उन्हीं की वजह से हमें खेती मिली। पठारों ने हमें कीमती जंगल और खनिज दिए। किसी जगह का मौसम ये तय करता है कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे और कैसे घरों में रहेंगे। समंदर तो खैर संसाधनों का खजाना है ही। और मिट्टी, मिट्टी तो सब कुछ का आधार है। ये सिर्फ किताबी फैक्ट्स नहीं है, ये हमारी सभ्यता के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और आखिर में यही वो वजह है जो भूगोल को आज के समय में शायद सबसे जरूरी विज्ञानों में से एक बनाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अपने भौतिक पर्यावरण को गहराई से समझना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास की कुंजी है। ये हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती सलामत रहे। तो अगली बार जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो बस एक पल के लिए रुकिए और अपने चारों ओर देखिए। वो सड़क जिस पर आप चल रहे हैं, वो मौसम जो आप महसूस कर रहे हैं, आपके शहर की बनावट, ये सब कुछ भूगोल है। अब आप सोचिए, भूगोल आपकी जिंदगी को हर रोज, हर पल कैसे आकार दे रहा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। चलिए आज हम अपने ग्रह की सबसे बड़ी कहानी को समझते हैं। ये कैसे बना और हम यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे? तो आज हम एक तरह के कॉस्मिक सफर पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे उन शुरुआती आइडियाज से जो हमारे ग्रह के बनने को लेकर दिए गए थे, और पहुंचेंगे जीवन की पहली चिंगारी तक। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे वजूद की जड़ों तक ले जाएगी। सोचिए, उस दौर में जब हमारे पास आज जैसी एडवांस दूरबीनें नहीं थीं, तब भी महान विचारकों ने आसमान को देखा और ये सवाल पूछा, आखिर ये सब आया कहाँ से? और उन्होंने कुछ ऐसे आइडियाज दिए जो हैरान करने वाले थे। तो सबसे शुरुआती और सबसे असरदार विचारों में से एक था नेबुलर हाइपोथेसिस। इसे सबसे पहले जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने दुनिया के सामने रखा था। अब जरा सोचिए इस बारे में। बिना किसी टेलीस्कोप के उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हमारे जैसे ग्रह धूल और गैस के एक घूमते हुए बादल से बने हैं। सच में एक शानदार विचार। फिर 1950 में आकर इस आइडिया को और बेहतर किया गया। वैज्ञानिकों ने इसमें एक्रीशन की प्रक्रिया के बारे में और जानकारी जोड़ी। एक्रीशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बर्फ का गोला पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है। बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे कण ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से चिपक कर बड़े पिंड बनाते गए। अब चलिए समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न साइंस ने इस पूरी कहानी को कैसे बदल दिया है। देखिए, हमारी आज की जो समझ है वो सिर्फ पृथ्वी से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के एक जबरदस्त जन्म से शुरू होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली वैज्ञानिक व्याख्या है, वो एक ऐसी शुरुआत के बारे में बताती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को मजबूती मिली 1920 में, जब एडविन हबल ने सबूत दिए कि आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कब? खैर, आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी। सोचिए जरा, 13.7 बिलियन साल। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह से समझना भी मुश्किल है। ये थ्योरी 3 बहुत जरूरी पड़ावों को बताती है। पहला, एक विलक्षण बिंदु जो अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। फिर आया धमाका और पहले परमाणुओं का बनना। और फिर वो पल आया जब ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, मतलब रोशनी पहली बार बिना किसी रुकावट के ट्रैवल कर सकती थी। अब जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि इस फैलते हुए ब्रह्मांड ने उन चीज़ों को कैसे जन्म दिया जिन्हें हम आज जानते हैं, जैसे तारे और ग्रह। ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है एक नेब्यूला से, जहां शुरुआती ब्रह्मांड में घनत्व के उतार चढ़ाव के कारण ग्रेविटी ने सारे पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। गैस के ये बढ़ते हुए ढेर और ज्यादा घने और गर्म होते गए और आखिरकार इनसे ही पहले तारों का जन्म हुआ।
और ये देखिए, ये एक सोलर सिस्टम के बनने की प्रक्रिया को कितने शानदार ढंग से दिखाता है। ये ग्रह बनने का एक तरह का कॉस्मिक डांस है जो 3 स्टेप्स में होता है। पहले कोर बनता है, फिर छोटे छोटे प्लैनेटिसिमल्स बनते हैं और आखिर में ये टुकड़े आपस में जुड़कर ग्रहों का रूप ले लेते हैं। तो चलिए अब फोकस करते हैं सिर्फ अपने ग्रह पर और देखते हैं कि इन ब्रह्मांडीय शुरुआत से ये कैसे बना। एक बात साफ है, आज हम जिस पृथ्वी को जानते हैं वो अपनी शुरुआती हालत से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि आखिर चट्टान का ये गर्म गोला एक ऐसी दुनिया में कैसे बदला जिसकी अलग अलग परतें हैं, जैसा कि हम आज जानते हैं? असल में इसके पीछे एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रेंसिएशन यानी विभेदन। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप तेल और पानी को मिलाते हैं। भारी पानी नीचे बैठ जाता है और हल्का तेल ऊपर तैरने लगता है। पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां ग्रेविटी ने भारी मटेरियल्स को सेंटर की ओर खींच लिया और हल्के मटेरियल्स को सतह की ओर धकेल दिया। इसी के चलते पृथ्वी की ये अलग अलग परतें बनी, हल्की बाहरी परत यानी क्रस्ट से लेकर बेहद घने आंतरिक कोर तक। चलिए अब इस पहेली के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और शायद सबसे जरूरी भी, कि इस चट्टानी बंजर ग्रह ने आखिर उन सिस्टम्स को कैसे विकसित किया जो जीवन को सपोर्ट कर सकते थे। हमारा वायुमंडल भी 3 अलग अलग चरणों में विकसित हुआ। इसकी शुरुआत हुई इसके पहले वायुमंडल के खत्म होने से, फिर ज्वालामुखियों से गैसें निकली और आखिर में जीवन ने आकर ऑक्सीजन पैदा की और सब कुछ बदल दिया। ये समय रेखा उन अहम घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से दिखाती है, महासागरों के बनने से लेकर जीवन के आने और फिर उसी जीवन के जरिए पूरे ग्रह पर एक गहरा असर डालने तक। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जीवन की उत्पत्ति को कोई एक जादुई घटना नहीं माना जाता। इसे एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के तौर पर समझा जाता है, जिसने धीरे धीरे बेजान रसायनों को जीती जागती सांस लेने वाली चीजों में बदल दिया। तो एक अकेले परमाणु से लेकर एक जटिल जीवित जीव मंडल तक की इस विशाल यात्रा को देखने के बाद एक गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में पृथ्वी की यह अविश्वसनीय कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या हम सिर्फ एक कॉस्मिक इत्तेफाक हैं या कुछ और? आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे ग्रह के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर कौन से राज छिपे हैं? तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। भाई, हम पृथ्वी के केंद्र तक तो जा नहीं सकते, तो फिर हमें ये कैसे पता चलता है कि वहाँ है क्या? ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जहाँ सुरागों को जोड़ जोड़कर सच्चाई तक पहुँचना होता है। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 6378 किलोमीटर। ये हमारे ग्रह के केंद्र तक की दूरी है। आप यूं समझिए, ये दिल्ली से लंदन की दूरी से भी कहीं ज्यादा है। इतनी गहराई तक सीधे पहुंचना नामुमकिन है। तो हमारी जासूसी का पहला पड़ाव। चलिए पहले उन सुरागों को देखते हैं जिन्हें वैज्ञानिक सीधे तौर पर छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारे डायरेक्ट एविडेंसेस यानी प्रत्यक्ष सबूत हैं। हमारे पहले सुराग तो सीधे धरती से ही आते हैं। जैसे खदानों से निकली चट्टानें हमें सतह की कहानी बताती हैं, समंदर में की गई गहरी ड्रिलिंग हमें थोड़ा और नीचे ले जाती है, और ज्वालामुखी, वो तो मानो पृथ्वी के अंदर से सीधा एक पैगाम लेकर आते हैं, पिघले हुए लावा की शक्ल में। अब ये स्लाइड देखिए, ये हमें असलियत का आईना दिखाती है। पृथ्वी का केंद्र है 6370 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर, और हमने आज तक सबसे गहरी खुदाई की है सिर्फ 12 किलोमीटर। ये तो बस सतह को हल्का सा खरोचने जैसा हुआ। असली कहानी तो अभी बहुत बहुत गहरी है। हाँ, ज्वालामुखी से हमें अंदर की एक झलक जरूर मिलती है, मानो कोई खिड़की खुल गई हो। पर मुश्किल ये है कि हमें ठीक ठीक ये नहीं पता चलता कि ये पिघला हुआ मैग्मा आखिर कितनी गहराई से आ रहा है। ये तो एक पहेली के छोटे से टुकड़े जैसा है, पूरी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। तो फिर हम इन गहरे राजों का पर्दा कैसे उठाते हैं? बस यही हमारी कहानी में एक जबरदस्त मुड़ आता है। जब हम सीधे नहीं देख सकते तो हम दूसरे तरीके अपनाते हैं, और हमारा सबसे बड़ा जासूस है भूकंप। भूकंप को हम अक्सर सिर्फ एक तबाही की तरह देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत ही ताकतवर औजार भी है। जब धरती कांपती है तो ये ऊर्जा की तरंगें छोड़ती हैं जो पूरे ग्रह में फैल जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं।
इन भूकंपीय तरंगों को आप एक तरह का अर्थ स्कैन या प्लैनेटरी स्केल अल्ट्रासाउंड समझ सकते हैं। जैसे जैसे ये तरंगे पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं, ये अपने साथ वहाँ की बनावट के बारे में, वहाँ की संरचना के बारे में बहुत ही कीमती जानकारी लेकर आती हैं। अब देखिए, ये दो मुख्य तरह की तरंगे हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स बहुत तेज होती हैं और सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी चीज से गुजर सकती हैं। लेकिन एस वेव्स, और यहीं छिपा है हमारी पहेली का सबसे बड़ा सुराग, वो लिक्विड यानी तरल पदार्थ से होकर गुजर ही नहीं सकती, वो बस वहीं रुक जाती हैं। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। भूकंप के बाद पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे बड़े बड़े इलाके होते हैं जहां भूकंप की कुछ खास तरंगे पहुंचती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उन्हें रोक रही हो। इसी रहस्यमयी इलाके को शैडो जोन या छाया क्षेत्र कहा जाता है। और जब डेटा को ध्यान से देखा गया तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। 105 डिग्री के बाद एस तरंगे तो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं और उनका शैडो जोन इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को ढक लेता है। सोचिए, कोई तो चीज है जो इन तरंगों को इतने बड़े पैमाने पर रोक रही है। तो बस यही हमारी पहेली सुलझ जाती है। एस तरंगों का ये विशाल शैडो जोन ही वो पक्का सबूत था जिसने ये साबित कर दिया कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल तरल परत मौजूद है। कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक विशाल पिघला हुआ महासागर था जो इन एस वेव्स को आगे जाने ही नहीं दे रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस शानदार खोज ने हमें क्या दिखाया। इन भूकंपीय तरंगों से मिले सुरागों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने आखिरकार उस अनदेखी दुनिया का नक्शा बना ही लिया जो हमारे पैरों के नीचे छिपी है। और ये रही वो तस्वीर। ये खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे भूकंप की उन गूंज का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने प्याज की परतों की तरह पृथ्वी की पूरी संरचना का खुलासा कर दिया, और हर परत की अपनी एक कहानी है। तो हमारे पास सबसे ऊपर एक पतली ठोस परत है जिसे क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम सब रहते हैं। उसके नीचे है विशाल ठोस मेंटल। फिर आता है वो गेम चेंजर, तरल बाहरी कोर जो एस तरंगों को रोक देता है। और सबसे आखिर में केंद्र में है एक बेहद गर्म और ठोस आंतरिक कोर जो ज्यादातर निकल और लोहे से बना है। ठीक है, तो हमने पृथ्वी के अंदर की बनावट तो समझ ली, लेकिन असली सवाल ये है कि ये छिपी हुई दुनिया सतह पर हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? इसका हमसे सीधा और बहुत गहरा नाता है। देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी के इसी गर्म और परतदार इंटीरियर का सीधा नतीजा है। मेंटल के ऊपरी हिस्से में एक कमजोर जोन है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, और यहीं से पिघली हुई चट्टानें सतह की ओर अपना रास्ता खोजती हैं और ज्वालामुखी के रूप में फट पड़ती हैं। पृथ्वी के अंदर की ये हलचल सतह पर बड़े जबरदस्त असर डालती है। भूकंप से जमीन का हिलना, इमारतों का गिरना और यहाँ तक कि विनाशकारी सुनामी का आना, ये सब उसी ऊर्जा का नतीजा है जो गहराई से निकलकर हमारी दुनिया को आकार देती है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि पृथ्वी के भीतर की ये गहरी प्रक्रियाएं ही उस दुनिया को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं जिस पर हम रहते हैं। ये कोई शांत और स्थिर गोला नहीं है, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ और लगातार बदलने वाला ग्रह है। तो हम इस विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। हमारे पैरों के नीचे की जमीन लगातार बदल रही है, हिल रही है और नए आकार ले रही है। अब सवाल ये है कि ये गहरी और शक्तिशाली ताकतें हमारी दुनिया का अगला अध्याय कैसे लिखेंगी। इस बारे में जरूर सोचेगा। कभी सोचा है कि हम जिन जमीनों पर रहते हैं ये हमेशा से यही नहीं थी? ये असल में पिघली हुई चट्टानों के समंदर पर तैरती हुई बहुत बड़ी बड़ी किश्तियों की तरह हैं, जो करोड़ों सालों से बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार सफर कर रही हैं। आज हम इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस अविश्वसनीय पहेली को आखिर सुलझाया कैसे। हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम एक ऐसे इंसान के साहसी आइडिया से शुरू करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। फिर उस गुत्थी को देखेंगे जिसे वो सुलझा नहीं पाए। इसके बाद सुरागों के लिए समंदर की गहराइयों में गोता लगाएंगे और आखिर में उस वैज्ञानिक क्रांति को समझेंगे जिसने सारे जवाब एक साथ लाकर रख दिए। तो कहानी शुरू होती है 1912 में। हमारे हीरो हैं एल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के एक मौसम विज्ञानी। उन्होंने एक ऐसा आइडिया दुनिया के सामने रखा जिसका शुरू में सच कहूं तो खूब मजाक उड़ाया गया। आइडिया था महाद्वीपीय विस्थापन, या जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट।
वैगनर का कहना था कि आज हम जितने भी महाद्वीप देखते हैं वो सब कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मतलब एक ही बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था। उन्होंने इसे नाम दिया पैंजिया। और फिर किसी वजह से ये टूटना शुरू हुआ और इसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। अब वेगनर के पास सबूत भी थे, और वो भी ऐसे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। उन्होंने कहा, जरा ग्लोब पर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के किनारों को देखो। ऐसा नहीं लगता जैसे ये जिग्सॉ पजल के दो टुकड़े हैं जो एक दूसरे में एकदम फिट हो जाते हैं? और बात सिर्फ शक्ल की नहीं थी। अटलांटिक के दोनों तरफ की चट्टानों की उम्र, उनकी बनावट, यहाँ तक कि सोने के भंडार भी एक ही लाइन में थे। और फिर एक और पहेली सामने आई, जीवाश्मों की। मेसोजोरस नाम का एक छोटा सा जीव था जो सिर्फ ताज़े पानी में रह सकता था। अब सवाल ये था कि इसके कंकाल हजारों किलोमीटर दूर दो अलग अलग महाद्वीपों ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में कैसे मिले? ये जीव भला इतना बड़ा समंदर कैसे पार कर सकता था? इसका एक ही जवाब था, ये जमीनें पहले जुड़ी हुई थीं। इतने जबरदस्त सबूतों के बावजूद वेगनर की थ्योरी में एक बहुत बड़ी, कह सकते एक जानलेवा कमी थी। वो एक सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। आखिर वो कौन सी ताकत थी, कौन सा इंजन था जो पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी जगह से हिला सके? वेगनर ने दो ताकतों का जिक्र किया। एक तो पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाली फोर्स, और दूसरी सूरज और चांद की ग्रेविटी। लेकिन उस वक्त के वैज्ञानिकों ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ताकतें इतनी विशाल जमीनों को हिलाने के लिए ना के बराबर थीं, मतलब बिल्कुल अपर्याप्त। और बस इसी एक सवाल के जवाब के बिना वैगनर का ये शानदार आइडिया कई दशकों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसा लगने लगा कि ये कहानी शायद यहीं खत्म हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में असली मोड़ तो अब आना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नई टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने एक ऐसी दुनिया के राज खोलने शुरू किए जहां पहले किसी ने झांका तक नहीं था, और वो दुनिया थी समंदर की गहराइयों में, उसके तल पर। जब वैज्ञानिकों ने समंदर के तल का नक्शा तैयार किया तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। दुनिया भर में भूकंप और ज्वालामुखी कहीं भी ऐसे ही नहीं आ जाते। वो खास इलाकों में एक लाइन या एक बेल्ट में होते हैं, खासकर समंदर के बीचों बीच जो लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके आसपास। सवाल था, ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब 1961 में हैरी हेज नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया, और उनके जवाब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, समंदर का तल स्थिर नहीं है, वो लगातार फैल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट चल रही हो। बीच में ज्वालामुखी से लगातार नया लावा निकलकर नई जमीन बना रहा है। ये नई जमीन पुरानी जमीन को दोनों तरफ धकेलती है, और ये पुरानी जमीन महाद्वीपों के पास बनी गहरी खाइयों में जाकर वापस धरती के अंदर समा जाती है। मतलब एक तरफ निर्माण तो दूसरी तरफ विनाश, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब वैगनर के सारे सबूत और समंदर की गहराइयों से मिले ये नए राज सब एक साथ जुड़ गए, और इनसे जन्म हुआ जियोलॉजी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सिद्धांत का। इस सिद्धांत का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। ये कहता है कि सिर्फ महाद्वीप नहीं, बल्कि पृथ्वी की पूरी ऊपरी परत, मतलब जमीन और समंदर का तल, सब कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है। इन्हें ही प्लेट्स कहते हैं, और असल में ये प्लेट्स ही घूम रही हैं। महाद्वीप तो बस इन प्लेट्स पर बैठे यात्री हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमारी पूरी दुनिया की सतह इन्हीं विशाल प्लेट्स में बटी हुई है। पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये सब मिलकर पृथ्वी की सतह को एक टूटे हुए अंडे के छिलके की तरह कवर करती हैं। और धरती पर जो भी बड़ा भूगर्भीय ड्रामा होता है, वो वहीं होता है जहाँ ये प्लेट्स मिलती हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई जमीन बनती है। जब ये टकराती हैं तो हिमालय जैसे विशाल पहाड़ खड़े हो जाते हैं, और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो जबरदस्त भूकंप आते हैं। और इसी के साथ वैगनर के उस सबसे बड़ी पहेली का जवाब भी मिल गया। वो लापता इंजन आखिर मिल ही गया। असल में पृथ्वी के केंद्र की जबरदस्त गर्मी मेंटल की चट्टानों को एक विशालकाय चक्की की तरह घुमाती है, और यही वो ताकत है जो ऊपर की इन सारी प्लेट्स को खिसकाती है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है खुद भारतीय प्लेट का सफर। करोड़ों साल पहले भारत एक द्वीप था जो भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में था।
इसने उत्तर की ओर अपना लंबा सफर शुरू किया और आखिर में आकर एशियाई प्लेट से टकराया। और इसी जबरदस्त टक्कर ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालयों को जन्म दिया। और जानते हैं, ये टक्कर आज भी जारी है। तो अंत में बस एक बात, ये प्लेट्स आज भी खिसक रही हैं, करीब करीब उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया स्थिर नहीं है, ये एक जिंदा चीज है जो लगातार बदल रही है। सोचने वाली बात है ना कि आज से करोड़ों साल बाद हमारे इस ग्रह का नक्शा कैसा दिखेगा? कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी एकदम गोल, एक चिकनी गेंद की तरह क्यों नहीं है? क्यों यहाँ इतने पहाड़ हैं, इतनी घाटियां हैं, इतना ऊबड़ खाबड़पन है? देखिए, इसका जवाब ना एक अरबों साल पुराने महायुद्ध में छिपा है। एक तरफ है बनाने वाली ताकतें और दूसरी तरफ है मिटाने वाली ताकतें। आज हम इसी भूआकृतिक प्रक्रिया के महासंग्राम को समझने वाले हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल जो हमें आगे लेकर जाएगा। आखिर पृथ्वी की सतह ऐसी ऊंची नीची क्यों है? क्यों कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी खाइयां? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, दो जबरदस्त, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी ताकतों के बीच चल रही एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में है। और ये है हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ है अंतर्जात बल, जो पृथ्वी के अंदर से अपनी ताकत लेकर जमीन को ऊपर उठाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। और दूसरी तरफ हैं बहिर्जात बल, जिन्हें अपनी ताकत सूरज से मिलती है और जिनका काम है सतह को लगातार घिसना, काटना और समतल करना। मतलब एक है बनाने वाला तो दूसरा है मिटाने वाला। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भूमि बनाने वाली टीम की, यानी अंतर्जात बलों की। असल में यही वो ताकतें हैं जो हमारे लैंडस्केप के असली आर्किटेक्ट हैं, विशाल आर्किटेक्ट। इस टीम का जो स्टार प्लेयर है उसका नाम है पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिज्म। अब ये शब्द सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बस वो सारी धीमी, लगभग न दिखने वाली प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी के क्रस्ट के बड़े बड़े हिस्सों को मोड़ती हैं, ऊपर उठाती हैं या तोड़ देती हैं। इसको ऐसे सोचिए कि जैसे हमारे महाद्वीप बहुत ही धीमी गति से सांस ले रहे हों। ये प्रक्रिया बेहद शक्तिशाली है। अब ये पटल विरूपण भी दो मुख्य तरीकों से काम करता है। एक है पर्वत निर्माण, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इससे हिमालय जैसी पहाड़ों की लंबी शानदार श्रृंखलाएं बनती हैं। और दूसरा है महाद्वीप निर्माण, जो पूरे के पूरे महाद्वीप जैसे विशाल भूभाग को धीरे धीरे ऊपर उठाता है या झुका देता है। और हाँ, इस टीम के एक और विस्फोटक सदस्य को तो हम भूल ही नहीं सकते, ज्वालामुखी क्रिया। जब पिघला हुआ मैग्मा जमीन का सीना फाड़कर सतह पर आता है तो वो एकदम नई जमीन बना देता है, जैसे कोई आर्टिस्ट अपने कैनवस पर अचानक एक नया रंग डाल दे। तो ये भी एक जबरदस्त भूमि निर्माता है। चलिए अब कहानी के दूसरे पक्ष को देखते हैं। अब बात करते हैं उन ताकतों की जो अंतर्जात बलों की बनाई हर चीज को तराशने, तोड़ने और बहाकर ले जाने के काम में लगी रहती हैं। तो इन बाहरी यानी बहिर्जात प्रक्रियाओं को आखिर अपनी ताकत कहाँ से मिलती है? इसका एक ही सोर्स है, हमारा सूरज। जी हाँ, सूरज की गर्मी ही हमारे वायुमंडल में हलचल पैदा करती है, जिससे हवा, पानी और बर्फ जैसी ताकतें बनती हैं जो पृथ्वी की सतह को लगातार एक मूर्तिकार की तरह तराशती रहती हैं। ये जमीन को घिसने की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसे हम अनाच्छादन कहते हैं, ये 3 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले अपक्षय यानी वेदरिंग, चट्टानों को अपनी ही जगह पर तोड़कर कमजोर कर देती है। फिर बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण उस कमजोर मलबे को ढलान पर नीचे खींच लाता है। और आखिर में अपर्दन में हवा या पानी उस मलबे को वहां से उठाकर कहीं और ले जाते हैं। तो चलिए अब उस पहले और सबसे जरूरी कदम को जरा गहराई से समझते हैं, अपक्षय। असल में यही वो प्रक्रिया है जो बाकी सबकी नींव रखती है। देखिए, अपक्षय के बारे में सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये एक स्वास्थाने यानी इन सीटू प्रक्रिया है। मतलब चट्टानें जहां हैं वही टूटती हैं, वो कहीं जाती नहीं हैं। बस ऐसे समझिए जैसे पानी में रखी चीनी की डली, वो कहीं जा नहीं रही, बस अपनी ही जगह पर धीरे धीरे घुल रही है, टूट रही है। अपक्षय का एक तरीका है केमिकल। इसमें हवा का ऑक्सीजन, पानी और दूसरे एसिड मिलकर चट्टानों के खनिजों से रिएक्ट करते हैं और उन्हें अंदर से घोलकर उनकी बनावट बदलकर कमजोर कर देते हैं। फिर आता है फिजिकल या मैकेनिकल अपक्षय। इसमें चट्टानों की केमिस्ट्री नहीं बदलती, ये तो सीधी सीधी ब्रूट फोर्स है। सोचिए, चट्टान की दरार में पानी गया, रात में जमकर बर्फ बन गया और फैलकर चट्टान को तोड़ दिया, या ऊपर से भारी चट्टानों का वजन हटा
तो नीचे दबी चट्टान फैलकर चटक गई। और हाँ, कुदरत के पास भी अपनी एक तोड़ने वाली टीम है। पेड़ों की जड़ें चट्टानों की दरारों में घुसकर उन्हें चौड़ा कर देती हैं। बिल बनाने वाले जानवर चट्टानों को खोदकर सतह पर ले आते हैं। यहाँ तक कि सड़ते हुए पेड़ पौधे भी ऐसे एसिड बनाते हैं जो चट्टानों को गला सकते हैं। फिजिकल वेदरिंग का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है ये अपशल्कन या एक्सफोलिएशन। इसमें दिन में गर्मी से फैलने और रात में ठंड से सिकुड़ने की वजह से चट्टान की बाहरी परतें ठीक प्याज के छिलकों की तरह एक एक करके उखड़ने लगती हैं। और हाँ, इसमें जलवायु का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि अपक्षय की गहराई हर जगह एक जैसी नहीं होती। जैसे गर्म और नमी वाले ट्रॉपिकल इलाकों में, जहां गर्मी और पानी दोनों होते हैं, वहां केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और चट्टानें बहुत गहराई तक गल जाती हैं। अच्छा, तो एक बार जब अपक्षय चट्टानों को अच्छी तरह कमजोर कर देता है, तब स्टेज तैयार होता है एक और जबरदस्त ताकत के लिए, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। बृहद संचलन में बस यही होता है। वो कमजोर पड़ चुकी चट्टान और मलबा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ढलान पर नीचे की तरफ खिसक आते हैं। भूस्खलन या लैंडस्लाइड इसका सबसे भयानक रूप है, जो मिनटों में पूरे के पूरे लैंडस्केप को बदल सकता है, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहे इन निशानों से पता चल रहा है। ये तस्वीर एक खास तरह के लैंडस्लाइड को दिखा रही है, जिसे स्लंप कहते हैं। इसमें मलबा सीधे नीचे नहीं गिरता, बल्कि एक घुमावदार सतह पर फिसलता है और फिसलते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ घूम भी जाता है। तो ये जो अंतहीन बनाने और तोड़ने का खेल चल रहा है, यह सिर्फ विनाश नहीं है। असल में ये एक बहुत ही रचनात्मक प्रक्रिया है, जो हमारी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें जमीन की ऊंच नीच को घिसकर समतल किया जाता है, उसे एक फॉर्मल नाम दिया गया है, निम्नीकरण या ग्रेडेशन। ये असल में बनाने और मिटाने वाली ताकतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर अपक्षय न हो तो अपर्दन भी नहीं हो सकता। इसके बिना हमारे खेतों के लिए उपजाऊ मिट्टी कभी बनी नहीं पाएगी। यही वो प्रक्रिया है जो लोहा और एल्यूमिनियम जैसे कीमती खनिजों को एक जगह इकट्ठा करती है, जिससे उन्हें निकालना आसान हो जाता है। सच तो ये है कि हमारी जिंदगी जैसी हम जानते हैं, वो विनाश और निर्माण के इसी कभी ना खत्म होने वाले चक्र पर टिकी है। तो अगली बार जब कोई ऊंचा पहाड़ या कोई गहरी घाटी नजर आए, तो याद रखिएगा कि वो हमेशा से वैसा नहीं था और ना ही हमेशा वैसा रहेगा। वो तो बस पृथ्वी के अंदर और उसकी सतह पर चल रहे अरबों साल पुराने एक महाकाव्यात्मक युद्ध का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। सवाल ये नहीं है कि ये बदलेगा या नहीं, सवाल तो ये है कि ये रचनात्मक संघर्ष आगे और क्या अद्भुत शक्ल गढ़ेगा। सोचिए, हर जमीन का टुकड़ा, हर पहाड़, हर घाटी, सबकी अपनी एक कहानी है। एक कहानी जिसे लिखा है प्रकृति की जबरदस्त ताकतों ने। ये कहानी चट्टानों में छुपी है, घाटियों के घुमाव में बसी है और मैदानों की मिट्टी में दफन है। तो आज हम सब मिलकर इसी छुपी हुई कहानी को पढ़ना सीखेंगे। तो सवाल यही उठता है कि हम इस कहानी को पढ़ें कैसे? आखिर जमीन के ये विशाल हिस्से अपने बनने का राज खोलते कैसे हैं? चलिए एक जियोलॉजिस्ट की नजर से देखते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि कोई भी परिदृश्य, कोई भी लैंडस्केप हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो स्थिर नहीं है, बिल्कुल हमारी आपकी तरह उसकी भी एक पूरी जीवन गाथा होती है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक बहुत ही बेसिक आइडिया है भू आकृति का विकास। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जमीनी हिस्सा हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हमें दिखता है। ये भी युवा अवस्था से गुजरता है, फिर परिपक्व होता है और आखिर में वृद्धावस्था तक पहुंचता है। और लाखों सालों के इस सफर का हर एक पड़ाव इस पर अपनी एक अलग छाप छोड़ जाता है। तो सवाल यह है कि यह बदलाव लाता कौन है? कौन है जो जमीन को ऐसे तराशता है? असल में प्रकृति के दो बड़े माहिर मूर्तिकार हैं। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों मूर्तिकारों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बहते पानी को आप एक तेज धार वाले बारीक औजार की तरह समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे बड़ी सटीकता से जमीन में अपनी लकीरें बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ है ग्लेशियर, जो एक बहुत बड़े भारी भरकम बुलडोजर जैसा है। वो बस अपनी ताकत से अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदता पीसता हुआ आगे बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब कोई परिदृश्य अपनी युवावस्था में होता है तो ये दोनों मूर्तिकार उस पर अपनी पहली छाप कैसे छोड़ते हैं।
जब कोई नदी सिस्टम नया नया होता है, यानी अपनी युवावस्था में, तो उसे पहचानना काफी आसान होता है। इसकी धाराएं अक्सर बिखरी बिखरी सी होती हैं, ठीक से जुड़ी हुई नहीं होती, और ये जमीन में सीधी, ज्यादा गहरी नहीं, वी शेप की घाटियां काटती हैं। क्योंकि ढलान काफी तेज होती है, तो झरने और तेज बहाव वाले हिस्से, जिन्हें रैपिड्स कहते हैं, वो भी खूब देखने को मिलते हैं। मतलब ये पूरा स्टेज एनर्जी से भरा होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? सीधी सी पहचान है। अगर आपको कभी कोई गहरी और पतली सी घाटी दिखे जिसका शेप एकदम अंग्रेजी के अक्षर वी जैसा हो, तो बस समझ जाइए ये एक युवा नदी सिस्टम की पक्की निशानी है। लेकिन ग्लेशियर की कहानी एकदम उलट है। वो वी नहीं बनाता। ग्लेशियर जब चलता है तो वो एक बहुत बड़ी चौड़ी यू शेप की घाटी बनाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बड़े से चम्मच से जमीन को खुरच दिया हो। और ये तस्वीर इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। ये देखिए, ये चौड़ी खुली हुई यू आकार की घाटी, ये ग्लेशियर के उस बुलडोजर वाले एक्शन का सीधा सीधा नतीजा है। ऊपर की तरफ ये जो कटोरे जैसी आकृतियां दिख रही हैं, इन्हें सर्क कहते हैं। यहीं से ग्लेशियर बनना शुरू होते हैं, और इन सर्क के बीच में ये जो चाकू की धार जैसी नुकीली चोटियां हैं, इन्हें अरैट कहा जाता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब ये युवा परिदृश्य बड़े होते हैं, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, तो इनमें क्या बदलाव आते हैं। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है ना। जैसे जैसे लाखों साल गुजरते हैं, वो शुरुआती दौर की एनर्जी और भागदौड़ की जगह धीरे धीरे स्थिरता और फैलाव लेने लगते हैं। एक मैच्योर नदी सिस्टम में सब कुछ ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है। जो छोटी छोटी बिखरी हुई धाराएं थीं, वो अब मिलकर एक बड़ा वेल कनेक्टेड नेटवर्क बना लेती हैं। घाटी अब सिर्फ नीचे की तरफ ही नहीं कटती, बल्कि साइड से भी कटती है, जिससे वो चौड़ी होने लगती है। और इसी वजह से बाढ़ के मैदान यानी फ्लड प्लेन बनने लगते हैं। और हाँ, वो जो युवावस्था वाले झरने और रैपिड्स थे, वो अब तक गायब हो चुके होते हैं, क्योंकि नदी ने अपना रास्ता काफी हद तक बराबर कर लिया होता है। ग्लेशियर का मैच्योरिटी की तरफ सफर कह सकते हैं काफी विनाशकारी होता है। उसका बस एक ही मकसद होता है, ऊंची चीजों को घिसकर समतल बना देना। बर्फ का जबरदस्त वजन चट्टानों को तोड़ता है, पीसता है, और जब ये बर्फ पिघलकर पीछे हटती है, तो अपने पीछे एक सपाट मैदान छोड़ जाती है। इस मैदान को आउटवॉश प्लेन कहते हैं, और यह हर तरह के चट्टानी मलबे से भरा होता है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए कुछ ऐसे पक्के संकेतों पर नजर डालते हैं जिनसे हम खुद इन परिदृश्यों में फर्क कर सकें। तो ये रही एक जियोलॉजिस्ट की आसान सी चेकलिस्ट। अगली बार जब हम कहीं बाहर घूमने जाएं तो इन चीजों पर गौर कर सकते हैं। क्या आसपास झरने और तेज बहता पानी दिख रहा है? क्या घाटियां बहुत गहरी नहीं हैं, पतली सी हैं? अगर हाँ, तो हम एक युवा परिदृश्य को देख रहे हैं। और अगर घाटियां चौड़ी हो चुकी हैं, उनमें बाढ़ के मैदान बन गए हैं और झरने वगैरह गायब हो चुके हैं, तो समझ जाइएगा कि यह सिस्टम अब अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंच चुका है। और आखिर में जब ये दोनों ताकतें अपना काम लगभग पूरा कर लेती हैं, तो वे अपने पीछे मैदान छोड़ जाती हैं। लेकिन ये मैदान भी एक जैसे नहीं होते। नदी जो मैदान बनाती है, जिसे जलोढ़ मैदान कहते हैं, वो बहुत महीन और अच्छी तरह से छांटी हुई मिट्टी से बना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी भारी और हल्के कणों को अलग अलग कर देता है। इसके बिल्कुल उलट ग्लेशियर का आउटवॉश प्लेन हर तरह के मलबे का मिक्सचर होता है, छोटे, बड़े, मोटे, महीन, सब एक साथ, क्योंकि पिघलते ग्लेशियर का पानी जो भी मिलता है, सब कुछ एक साथ बहाकर जमा कर देता है। तो अगली बार जब हम किसी घाटी को देखें, किसी पहाड़ पर खड़े हों या किसी खुले मैदान से गुजरें, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचना चाहिए, इसे किसने गढ़ा है? क्या ये एक नदी का काम है, या फिर किसी विशाल ग्लेशियर का? क्या ये अपनी जवानी के दिनों में है, या फिर मैच्योर हो चुका है? क्योंकि हर जमीन की एक कहानी होती है, और वो कहानी बस हमारे पढ़ने का इंतजार कर रही है। सोचिए, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें हर पल, हर सांस में जिंदा रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हवा की। तो चलिए आज इसी वायुमंडल की गहराइयों में, इसकी परतों के पार एक सफर पर चलते हैं, ये जानने के लिए कि ये हवा आखिर है क्या। देखिए, खाने और पानी के बिना तो हम फिर भी कुछ समय निकाल सकते हैं, शायद कुछ दिन या कुछ घंटे, पर हवा के बिना सोचिए जरा, बस कुछ मिनट, है ना? बस यही एक बात साफ कर देती है कि वायुमंडल हमारे लिए कितना कितना जरूरी है। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है? ये जो पूरा जीवन देने वाला वायुमंडल है ना, इसका 99% हिस्सा, जी हाँ 99%, धरती की सतह से सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सिमटा हुआ है। मतलब जीवन का लगभग सारा का सारा आधार बस इतनी सी एक पतली सी परत में मौजूद है।
तो फिर चलिए इस अदृश्य हवा के अंदर झांकते हैं। आखिर ये बनी किस चीज से है? मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। अलग अलग गैसें, पानी की भाप जिसे हम जलवाष्प भी कहते हैं, और हाँ, धूल के कण। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी CO2। अब देखिए, मौसम के लिहाज से ये गैस बहुत ही जरूरी है। ये हमारे ग्रह के तापमान को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कैसे करता है? बड़ा दिलचस्प तरीका है इसका। CO2 को ना एक ऐसे शीशे की तरह समझिए जो एक तरफ से तो देखने देता है पर दूसरी तरफ से नहीं। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, आ जाओ आ जाओ, लेकिन जब हमारी धरती उस गर्मी को वापस स्पेस में भेजना चाहती है तो ये उसे पूरी तरह से बाहर नहीं जाने देता। ये कुछ गर्मी को यहीं रोक लेता है और बस इसी वजह से हमारा ग्रह इतना गर्म रह पाता है कि यहां जीवन पनप सके। ठीक है, अब आते हैं दूसरे जरूरी हिस्से पर, जलवाष्प। ये एक ऐसी गैस है जिसकी मात्रा हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये जगह और मौसम के साथ बदलती रहती है। जैसे अगर हम गर्म और नमी वाले ट्रॉपिकल इलाकों में जाएं तो वहां हवा में ये 4% तक हो सकती है। वहीं रेगिस्तान या ध्रुवों जैसी सूखी और ठंडी जगहों पर 1% से भी कम। और हाँ, CO2 की तरह ये भी सूरज से आने वाली गर्मी को सोखने का काम करती है। असल में जलवाष्प हमारे ग्रह के लिए एक कंबल की तरह है, बिल्कुल एक कंफर्टर की तरह। ये पृथ्वी की अपनी गर्मी को पूरी तरह से अंतरिक्ष में उड़ने नहीं देता, उसे सहेज कर रखता है। और इसी वजह से हमारी दुनिया ना तो बहुत ज्यादा ठंडी हो पाती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म। ये तापमान को स्टेबल रखने में हमारी मदद करता है। और अब बारी है हमारे तीसरे अदृश्य हीरो की, धूल। अब सवाल यह है कि ये धूल के कण आते कहां से हैं? इसकी लिस्ट देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो। ये समुद्री नमक से भी आते हैं, महीन मिट्टी से, धुएं से, राख से, फूलों के पराग से, और तो और स्पेस से आने वाले उल्काओं के टूटे हुए कणों से भी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मामूली धूल नहीं है, इनका एक बहुत बहुत बड़ा काम है। वैज्ञानिक इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, ये पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे चुंबक लोहे को। हवा में जो नमी होती है ना, वो इन्हीं नन्हे नन्हे कणों के चारों ओर जमा होने लगती है और बस ऐसे ही बनते हैं बादल। तो सोचिए, इन धूल के कणों के बिना ना बादल बनेंगे और ना ही बारिश होगी। कमाल है ना? तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि हवा में क्या क्या है, तो अब असली सफर शुरू करने का वक्त आ गया है। चलिए ऊपर की ओर अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। हम एक एक करके वायुमंडल की 5 अलग अलग परतों से गुजरेंगे, जमीन से शुरू करके सीधा स्पेस के किनारे तक। तो हमारा पहला स्टॉप शोभमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ये वो परत है जो हमारे सबसे करीब है। अरे, हम इसी में तो रहते हैं। ये परत जमीन से करीब 13 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? मौसम। जी, मौसम और जलवायु से जुड़ी हर एक चीज, बादल, बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ बस इसी परत में होता है। और एक और मजेदार बात, जैसे जैसे हम इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं, हर 165 मीटर पर तापमान करीब करीब 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। और जाहिर सी बात है, इसी वजह से धरती पर होने वाली सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब हमारे जीवन के लिए ये परत सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा पूरा का पूरा जीवन इसी परत पर टिका है। चलिए अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर जो परत है उसे कहते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ये परत करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। और यहां एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। ट्रोपोस्फियर में तो ऊपर जाने पर तापमान घट रहा था, है ना? पर यहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। और इसकी सबसे जरूरी बात क्या है? यहां हमारी ओजोन लेयर मौजूद है। ये ओजोन लेयर हमारे ग्रह के लिए एक सुपर हीरो की ढाल जैसी है, एक इनविजिबल शील्ड। ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रा वायलेट किरणों को, जिन्हें हम यूवी रेज कहते हैं, सोख लेती है और उन्हें हम तक पहुंचने ही नहीं देती। सच कहूं तो इस ढाल के बिना धरती पर जीवन का होना शायद मुमकिन ही नहीं था। सफर जारी है और अब हम और ऊपर पहुंच गए हैं, मध्यमंडल में, यानी मीजोस्फीयर। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये परत 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और यहां फिर से कहानी पलट जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान फिर से तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। और कितना गिरता है? इतना कि ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह बन जाती है। यहां टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सोचकर ही ठंड लग रही है।
अब देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, हवा पतली और पतली होती जा रही है, और जब हम 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो हमें जिंदा रखती है, उसकी मात्रा लगभग 0 हो जाती है, 0। ठीक है, अब हम वायुमंडल के काफी ऊपरी हिस्सों में आ गए हैं। ये है तापमंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा, यहाँ के नियम थोड़े अलग हैं। ये लेयर 80 से 400 किलोमीटर के बीच फैली है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें आयंस कहते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से एक कमाल की चीज़ होती है। ये धरती से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस धरती की तरफ मोड़ देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और बस इसी वजह से हम दूर दूर तक रेडियो पर सुन पाते हैं। और आखिरकार हम अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, सबसे बाहरी परत, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। ये हमारे वायुमंडल का बिल्कुल आखिरी किनारा है, वो जगह जहां हमारी हवा धीरे धीरे गहरे अंतरिक्ष में खो जाती है। यहाँ गैसें इतनी कम हैं कि बस नाम के लिए ही हैं। तो ये था हमारा वायुमंडल का सफर, जमीन से लेकर अंतरिक्ष के छोर तक। अब चाहे किसी को एग्जाम की तैयारी करनी हो या बस मेन बातें याद रखनी हो, चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? 5 परतें: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभमंडल यानी सारा मौसम, समतापमंडल यानी हमारी ओजोन वाली ढाल, और हवा के अंदर CO2 जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है, जलवाष्प जो कंबल का काम करती है, और धूल जो बादलों के लिए बीज का काम करती है। सिंपल। तो एक बात तो साफ है, हमारा वायुमंडल सिर्फ गैसों का एक गोला नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, नाजुक और कई परतों वाली ढाल है, एक शील्ड जो इस ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाती है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या होगा अगर इस ढाल की कोई एक परत भी कमजोर पड़ जाए? नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अच्छी खासी धूप वाली सुबह अचानक से गरजते बरसते तूफान में कैसे बदल जाती है? आज हम सब मिलकर एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। हम सूरज की रोशनी का पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर यही रोशनी हवा, बादल और हमारे रोज के मौसम को कैसे बनाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल सुनने में भले ही सीधा साधा लगे, पर इसका जवाब पृथ्वी के एक बहुत बड़े और दिलचस्प रहस्य को खोलता है। जी हाँ, सूरज की एक मामूली सी किरण और हवा के एक तेज झोंके के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव, सूरज की एनर्जी हम तक पहुंचती कैसे है? मतलब अंतरिक्ष के इतने लंबे सफर के बाद ये ऊर्जा की डिलीवरी आखिर होती कैसे है? चलिए देखते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने इस आने वाली धूप को एक बड़ा फैंसी सा नाम दिया है, सूर्यताप या इंसोलेशन। ये शब्द बना है आयन कमिंग सोलर रेडिएशन से। आसान है ना? ये और कुछ नहीं, बस वही एनर्जी है जो सूरज से छोटी छोटी तरंगों, मतलब शॉर्ट वेव्स के रूप में हम तक पहुंचती है। तो फिर एक सवाल दिमाग में जरूर आता है ना, कि अगर सूरज सबको बराबर धूप दे रहा है, तो फिर कहीं इतनी गर्मी और कहीं बर्फ क्यों जमी है? इसका राज छिपा है धूप के एंगल में। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक टॉर्च सीधे दीवार पर मारें तो एक छोटा और बहुत चमकदार गोला बनेगा, पर अगर टॉर्च को तिरछा कर दें तो रोशनी फैल जाएगी और उतनी तेज नहीं रहेगी। सूरज की किरणों का भी बिल्कुल यही हिसाब है। और इस चार्ट को देखिए जरा, फर्क कितना ज्यादा है। इक्वेटर के पास के जो इलाके हैं जहां धूप सीधी पड़ती है, उन्हें लगभग 320 वॉट प्रति वर्ग मीटर की एनर्जी मिलती है, और वहीं ध्रुवों पर जहां किरणें एकदम तिरछी हो जाती हैं, वहां मिलती है सिर्फ 70 वॉट। सोचिए कितना बड़ा अंतर है ये। और एक और मजेदार बात, पृथ्वी के सूरज से दूरी भी साल भर बदलती रहती है। 4 जुलाई के आसपास हम सूरज से सबसे दूर होते हैं और 3 जनवरी के आसपास सबसे पास। पर हैरानी की बात यह है कि इस दूरी के बदलने से हमारे मौसम पर उतना फर्क नहीं पड़ता जितना सूरज की किरणों के एंगल से पड़ता है। ठीक है, तो सूरज ने अपनी ऊर्जा तो भेज दी, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले उसे एक बहुत बड़े गार्ड को पार करना होता है, और ये गार्ड है हमारा वायुमंडलीय कवच, यानी हमारा एटमॉस्फेयर। हमारा वायुमंडल आप कह सकते हैं एक सुपर स्मार्ट फिल्टर जैसा है। ये 3 बहुत जरूरी काम करता है। कुछ धूप को तो ये आईने की तरह सीधे स्पेस में वापस भेज देता है, कुछ को चारों तरफ बिखेर देता है, और कुछ खास तरह की किरणों को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। इस रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन को मापने के लिए एक शब्द है एल्बिडो।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मियों में हमें सफ़ेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि वे धूप को वापस भेज देते हैं, जबकि काले कपड़े धूप को सोखकर और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ताज़ी बर्फ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए वो इतनी ज़्यादा चमकती है। और पता है, आसमान में जो इतने खूबसूरत रंग दिखते हैं वो इसी बिखराव की वजह से है। दिन के समय हमारा एटमॉस्फेयर नीली रोशनी को सबसे ज़्यादा फैलाता है और इसीलिए आसमान हमें नीला दिखता है। लेकिन सुबह और शाम को जब सूरज आसमान में नीचे होता है तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए ज़्यादा हवा से गुजरना पड़ता है। तब तक नीली रोशनी तो बिखर चुकी होती है और हम तक पहुंचती है सिर्फ लंबी लाल और नारंगी रोशनी। तभी तो सनसेट इतना कमाल का दिखता है। और हाँ, हमारे वायुमंडल में ओजोन और पानी की भाप जैसे कुछ अदृश्य स्पंज भी घूम रहे हैं। ये सूरज की गर्मी वाली जो किरणें होती हैं ना, जिन्हें इंफ्रारेड कहते हैं, उन्हें जमीन तक पहुंचने से पहले ही सोख लेते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज पर। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सूरज सीधे हवा को गर्म करता है ना? पर सच तो ये है कि ऐसा नहीं है। असल में हमारी हवा नीचे से गर्म होती है, यानी जमीन से। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, सूरज की तेज छोटी तरंगें आती हैं और जमीन को गर्म कर देती हैं। दूसरा, अब ये गर्म जमीन एक हीटर की तरह धीरे धीरे लंबी तरंगों वाली गर्मी छोड़ना शुरू करती है। तीसरा, हवा में मौजूद कुछ गैसें, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, वो इस बाहर जाती गर्मी को पकड़ लेती हैं, उसे भागने नहीं देती। और बस चौथा स्टेप, इसी फंसी हुई गर्मी से हमारे आसपास की हवा गर्म होती है। अच्छा, तो अब हवा गर्म हो गई तो क्या वो एक ही जगह पर बैठी रहेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गर्मी 3 तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और सही बताएं तो यही 3 तरीके हमारे मौसम का पूरा खेल रचते हैं। पहला तरीका है चालन, यानी कंडक्शन। इसका मतलब है छू के गर्मी फैलाना। जैसे गर्म तवे पर कोई चीज रखते ही वो गर्म हो जाती है, वैसे ही गर्म जमीन अपने ठीक ऊपर वाली हवा की पतली सी परत को छू कर गर्म कर देती है। ये बस जमीन के बिल्कुल पास ही होता है। दूसरा तरीका है संवहन, यानी कन्वेक्शन, मतलब गर्मी का ऊपर की तरफ उठना। जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी उबालते समय बुलबुले ऊपर आते हैं और उसकी खाली जगह लेने के लिए ठंडी भारी हवा नीचे आती है। यही गर्म हवा जब बहुत ऊपर चली जाती है तो बादल भी बनाती है। और अब तीसरा तरीका, जो मौसम के लिए शायद सबसे जरूरी है, वो है अभिवहन, यानी एडवेक्शन। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये बस गर्मी का हॉरिजॉन्टली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आसान भाषा में कहूं तो ये हवा का चलना है, यानी विंड। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा, लू। गर्मियों में जब रेगिस्तान की जमीन बुरी तरह तपती है तो वहां की गर्म हवा बहकर शहरों तक पहुंच जाती है और सबको परेशान कर देती है। ये अभिवहन का ही एक जीता जागता उदाहरण है। अब सोचिए, इतनी सारी गर्मी आ रही है, फिल्टर हो रही है, इधर उधर घूम रही है, इसके बाद भी हमारी पृथ्वी का तापमान मोटे तौर पर स्थिर रहता है। ये जलकर राख क्यों नहीं हो जाती, या फिर बर्फ का गोला क्यों नहीं बन जाती? इसका जवाब छिपा है पृथ्वी के हीट बजट में। बात बहुत सीधी सी है। पृथ्वी का बजट हमेशा बैलेंस में रहता है। जितनी गर्मी सूरज से आती है, उतनी ही गर्मी पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है। मतलब जितनी इनकम उतना ही खर्चा। और यही बैलेंस हमारी दुनिया को रहने लायक बनाता है। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए सूरज ने हमें 100 यूनिट्स की ऊर्जा भेजी। उसमें से 35 यूनिट्स तो बादलों और बर्फ ने बिना इस्तेमाल किए वापस स्पेस में भेज दी। इसे ही एल्बिडो कहते हैं। बची 65 यूनिट्स। इसमें से 14 यूनिट्स तो हवा ने ही सोख ली और बाकी 51 यूनिट्स जमीन तक पहुंची। लेकिन दिन खत्म होते होते पृथ्वी ने ये पूरी की पूरी 65 यूनिट्स वापस अंतरिक्ष में लौटा दी। हो गया ना हिसाब बराबर? और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। अगर पृथ्वी का ये हीट बजट इतना परफेक्ट है, इतना संतुलित है, तो फिर हमारे वायुमंडल में होने वाले छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि कुछ गैसों का बढ़ जाना, इस पूरे बैलेंस को कैसे बिगाड़ सकता है और हमारी जलवायु पर इतना बड़ा असर कैसे डाल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतनी अच्छी धूप है तो कल अचानक बारिश कैसे हो जाती है? आज हम उन्हीं अदृश्य ताकतों के राज खोलेंगे जो हमारे मौसम को हर रोज हर पल बदलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है।
है ना? तो इसका जवाब हवा के दबाव और हमारी घूमती हुई पृथ्वी के एक बड़े ही दिलचस्प खेल में छिपा हुआ है। पता है, मौसम में जो भी बदलाव होता है, चाहे वो हवा हो, बारिश हो या तूफान, उसके पीछे एक ही बड़ी वजह है, हवा का दबाव, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, हमारे सिर के ऊपर जो हवा का पूरा समंदर है ना, उसका अपना एक वजन होता है, और ये वजन हर जगह एक जैसा नहीं होता। बस यही अंतर मौसम के पूरे खेल की शुरुआत कर देता है। देखिए, ये तो प्रकृति का बिल्कुल सीधा सा नियम है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की तरफ भागती है, और इसी भागदौड़ को हम हवा चलना या पवन कहते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हवा एक सीधी लाइन में क्यों नहीं चलती, वो घूमती क्यों है? इसकी वजह है 3 अदृश्य ताकतें जो रास्ते में हवा को धकेलती हैं, उसकी रफ्तार कम करती हैं और उसे घुमा भी देती हैं। पहली ताकत तो है प्रेशर का अंतर, जो हवा को धक्का देती है। दूसरी है जमीन की सतह से रगड़, जो उसे धीमा करती है। और तीसरी और सबसे मजेदार है कोरियोलिस बल, ये हवा को घुमा देती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि तूफानों को उनका वो घुमावदार आकार यही बल देता है। इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है, और इसी घुमाव की वजह से हवा जैसी सीधी चलने वाली चीजें भी मुड़ जाती हैं। ये असर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर तो जीरो होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये असर बढ़ता जाता है। और इस बल का असर कमाल का है। हमारे उत्तरी गोलार्ध में जितने भी चक्रवात यानी लो प्रेशर वाले तूफान होते हैं, वो घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में घूमते हैं, और जो हाई प्रेशर सिस्टम होते हैं वो घड़ी की दिशा में। दक्षिणी गोलार्ध में ये पैटर्न ठीक इसका उल्टा हो जाता है। चलिए अब जरा थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सारी ताकतें मिलकर पूरी पृथ्वी पर मौसम का एक बहुत बड़ा इंजन कैसे चलाती हैं, ये समझते हैं। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इक्वेटर के पास लगातार लो प्रेशर यानी एल बना रहता है, जबकि 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के आसपास हाई प्रेशर यानी एच की पट्टियां हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल डिजाइन है। इन पट्टियों के अपने अपने नाम हैं, और यही पूरी दुनिया के मौसम की रीढ़ की हड्डी हैं। और मजेदार बात यह है कि ये पट्टियां फिक्स नहीं हैं। जैसे जैसे मौसम के साथ सूरज की जगह बदलती है, ये भी थोड़ा बहुत उत्तर दक्षिण खिसकती रहती हैं। असल में हवा इन प्रेशर बेल्ट्स के बीच 3 बड़े बड़े गोलाकार चक्करों में घूमती है, जिन्हें हम सेल कहते हैं। इसे एक तरह का विशाल कन्वेयर बेल्ट सिस्टम समझिए, जो इक्वेटर की गर्मी को ध्रुवों तक पहुंचाता है और हमारे प्लैनेट का तापमान बैलेंस रखता है। चलिए हम एक हवा के कण के साथ सफर पर चलते हैं। सोचिए वो भूमध्य रेखा पर है, वहां वो गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर ऊपर ऊपर ध्रुवों की तरफ बहता है। लगभग 30 डिग्री पर पहुंचकर वो ठंडा और भारी होकर नीचे उतरता है, और फिर जमीन के पास से वापस भूमध्य रेखा की ओर लौट आता है। ये जो पूरा चक्कर है, इसे हैडली सेल कहते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा ग्लोबल इंजन है ना, ये हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलता। कभी कभी इसमें कुछ बड़ी रुकावटें आ जाती हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह प्रशांत महासागर में छिपी है। इस घटना का नाम आपने जरूर सुना होगा, एल नीनो या ENSO। इसमें होता क्या है कि प्रशांत महासागर का जो गर्म पानी है, वो अपनी जगह से खिसक कर पूरब की ओर चला जाता है। अब ये सुनने में भले ही छोटा सा बदलाव लगे, पर यह पूरी दुनिया के मौसम पर एक डोमिनो इफेक्ट डाल देता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसके असल और कभी-कभी बहुत गंभीर नतीजे होते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, जब एल नीनो मजबूत होता है तो ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में सूखा पड़ सकता है और चीन में बाढ़ आ सकती है। ये दिखाता है कि पृथ्वी के सारे सिस्टम एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हमने दुनिया भर में क्या हो रहा है वो तो समझ लिया, लेकिन इन बड़ी बड़ी ताकतों का असर हमारे रोजमर्रा के मौसम पर कैसे पड़ता है? चलिए अब इसे और करीब से देखते हैं। अगर आप कभी किसी बीच पर गए हों तो आपने ये पक्का महसूस किया होगा, दिन के समय जमीन पानी से जल्दी गर्म हो जाती है तो समुद्र से ठंडी हवा जमीन की तरफ आती है, और रात में ठीक इसका उल्टा होता है। जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और हवा जमीन से समुद्र की तरफ बहने लगती है। ऐसा ही कुछ पहाड़ों में भी होता है। दिन में पहाड़ों की ढलानें गर्म होती हैं तो हवा घाटी से ऊपर की ओर चढ़ती है, और रात में जब ढलान ठंडी हो जाती है तो भारी ठंडी हवा पहाड़ से नीचे घाटी में उतरती है।
ये सब कुछ बस उसी एक चीज का खेल है, प्रेशर का अंतर। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे प्रेशर, हमारी धरती का घूमना और गर्मी, ये सब मिलकर हमारे मौसम का पूरा ताना बाना बुनते हैं। लेकिन ये संतुलन बहुत नाजुक है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, मौसम के इस विशाल इंजन का क्या होगा जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे इस खास मौसम रिपोर्ट में। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं बताते कि कल धूप निकलेगी या बारिश होगी, बल्कि हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आज आसमान के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ की हवा में ही छिपा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का पहला टॉपिक, ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता या नमी। तो ये आर्द्रता या ह्यूमिडिटी है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये हवा में मौजूद वो अदृश्य पानी है, यानी जलवाष्प। अब देखें, इसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं, खासकर उन चिपचिपे उमस भरे दिनों में, है ना? अब ह्यूमिडिटी को समझने के दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसे एक गिलास पानी के उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब गिलास में असल में कितना पानी है, उसकी असली मात्रा। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बताती है कि गिलास अपनी पूरी कैपेसिटी के मुकाबले कितने प्रतिशत भरा हुआ है। और मौसम की खबरों में हम जो परसेंटेज सुनते हैं ना, वो यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, तापमान, टेम्परेचर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। देखिए, हवा जितनी गर्म होगी वो उतनी ही ज़्यादा नमी अपने अंदर रख सकती है। इसे ऐसे समझिए कि गर्म हवा एक बड़े ग्लास की तरह है और ठंडी हवा एक छोटे ग्लास की तरह। तो भले ही पानी की मात्रा सेम हो, बड़े ग्लास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये अदृश्य नमी हवा में आती कहाँ से है? जवाब है इवैपोरेशन, यानी वाष्पीकरण से। सूरज की गर्मी एक इंजन की तरह काम करती है, जो हमारे तालाबों, नदियों और समंदर के पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। और हाँ, हवा जितनी तेज चलती है ना, ये प्रोसेस उतनी ही तेजी से होता है। ठीक है, तो पानी भाप बनकर हवा में पहुंच गया, अदृश्य रूप में। पर फिर ये हमें दिखता कैसे है? बादलों के रूप में, कोहरे के रूप में। ये होता है कंडेंसेशन या संघनन की प्रक्रिया से, जब ये भाप वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। कॉन्डेंसेशन ये तब होता है जब गर्म और नमी से भरी हवा ठंडी हो जाती है। जैसे ही हवा ठंडी होती है, उसकी नमी को पकड़कर रखने की क्षमता कम हो जाती है और वो एक्स्ट्रा नमी पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। लेकिन रुकिए, इसमें एक मजेदार ट्विस्ट है। पानी की भाप को बूंदों में बदलने के लिए ना किसी चीज का सहारा चाहिए होता है। इसे हवा में तैरते छोटे छोटे कणों की जरूरत होती है, जैसे धूल के कण या फिर आग और फैक्ट्रियों से निकला धुआं, यहां तक कि समंदर का नमक भी। ये कण एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम करते हैं जिस पर पानी की बूंदें जम सकती हैं। जमीन के पास कंडेंसेशन के दो बहुत ही खूबसूरत रूप देखने को मिलते हैं, ओस और पाला। फर्क सिर्फ तापमान का है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो सुबह सुबह घास पर पानी की बूंदें दिखती हैं, जिसे हम ओस कहते हैं। लेकिन अगर तापमान 0 पर या उससे भी नीचे चला जाए तो वही पानी की भाप सीधे बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाती है और उसे हम पाला कहते हैं। और कोहरे के बारे में क्या? कोहरा असल में कुछ और नहीं बल्कि जमीन की सतह पर बना एक बादल ही है। और जब शहरों में ये कोहरा धुएं और पोल्यूशन के साथ मिल जाता है तो बन जाता है स्मॉग। चलिए अब जमीन से नजर हटाकर जरा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। बादल, कंडेंसेशन का सबसे साफ और सबसे बड़ा रूप। और ये बादल हमें आने वाले मौसम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। आसमान के इस कहानी में यूं तो कई किरदार हैं, पर 4 मुख्य हैं। सबसे ऊंचाई पर होते हैं सिरस, पतले पतले पंख जैसे। फिर आते हैं क्यूमुलस, जो रुई के गोलों की तरह दिखते हैं। स्ट्रेटस बादल चादर की तरह फैले होते हैं। और आखिर में आते हैं निम्बस, वो काले घने बादल जो बारिश लाते हैं। इन बादलों को पहचानना बड़ा काम का हो सकता है। जैसे बाईं तरफ ये जो रुई जैसे कपासी या क्यूमुलस बादल हैं, ये अक्सर साफ मौसम की निशानी होते हैं। लेकिन दाईं तरफ जो ये गहरे चादर जैसे स्ट्रेटस या निम्बस बादल दिख रहे हैं, इन्हें देखकर समझ जाना चाहिए कि छाता तैयार रखने का वक्त आ गया है। तो चलिए अब आते हैं हमारी मौसम की कहानी के क्लाइमैक्स पर।
ये तब होता है जब बादलों में पानी की नन्ही नन्ही बूंदें जुड़कर इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें और संभाल नहीं पाती और वो नीचे गिरने लगती हैं। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि नीचे हमेशा पानी की बूंदें ही गिरें। कभी कभी स्लीट भी गिरती है। ये वो बारिश की बूंदें हैं जो जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले हवा की ठंडी परत से गुजरकर जम जाती हैं। और ओलों की कहानी तो बिल्कुल अलग है। ये तूफानी बादलों के अंदर बनते हैं। पानी की बूंदें तूफान में बार बार ऊपर नीचे होती हैं और हर चक्कर में उन पर बर्फ की एक और परत चढ़ जाती है। जब वो बहुत भारी हो जाते हैं तब नीचे गिरते हैं। क्या सारी बारिश एक ही तरह से होती है? जी नहीं, असल में बारिश के बनने की 3 अलग-अलग ओरिजिन स्टोरीज हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहली कहानी है पहाड़ों की वजह से होने वाली बारिश की, जिसे ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। होता यह है कि जब नमी वाली हवा किसी पहाड़ से टकराती है तो उसे ऊपर चढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है। ऊपर जाकर हवा ठंडी होती है, बादल बनते हैं और पहाड़ की एक तरफ, जिसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, जमकर बारिश होती है। और पहाड़ की दूसरी तरफ, वहां तक पहुंचते पहुंचते हवा की सारी नमी खत्म हो चुकी होती है और वो इलाका सूखा रह जाता है। इसे ही रेन शैडो एरिया कहते हैं। दूसरी है कन्वेक्शनल रेन। ये अक्सर गर्मियों की दोपहर में होती है। जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देती है। ये गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, ठंडी होती है और अचानक से तेज तूफानी बादल बना देती है। फिर गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होती है, हालांकि ये ज्यादा देर टिकती नहीं। और तीसरी है साइक्लोनिक रेन, यानी चक्रवाती बारिश। ये उस तरह की बारिश है जो बड़े बड़े वेदर सिस्टम्स से जुड़ी होती है, जिन्हें हम न्यूज़ में वेदर मैप पर देखते हैं, जिन्हें साइक्लोन या फ्रंट्स कहा जाता है। ये बारिश अक्सर लंबे समय तक चलती है और एक बहुत बड़े इलाके को प्रभावित करती है। तो ये तो हुई बारिश बनने की बात। अब जरा लोकल से ग्लोबल लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश और कुछ पर कम क्यों होती है। इसके कुछ सीधे साधे नियम हैं। जैसे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास सबसे ज्यादा बारिश होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं बारिश कम होती जाती है। जो इलाके समंदर के किनारे हैं वहां महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा, पहाड़ भी किसी जगह के बारिश के पैटर्न पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो अब अगली बार जब आसमान की तरफ देखें तो सिर्फ बादल नहीं बल्कि हवा में चल रही एक पूरी कहानी को देखने की कोशिश करें। अब जब मौसम के ये राज पता चल गए हैं तो क्या पता कल का पूर्वानुमान आज ही लगा लिया जाए। इस जानकारी के साथ मौसम को समझना और भी दिलचस्प हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी ये सोचा है हमारी पृथ्वी पर जलवायु में कितनी जबरदस्त विविधता है? एक तरफ हरे भरे घने जंगल हैं तो दूसरी तरफ मीलों तक फैले बंजर रेगिस्तान। लेकिन सवाल ये है कि हम इस पूरी जटिलता को समझते कैसे हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो वैज्ञानिक जलवायु की इस बड़ी पहेली को कैसे सुलझाते हैं? आखिर वो कौन से तरीके अपनाते हैं जिससे इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझा जा सके? चलिए पता लगाते हैं। चलिए सबसे पहले एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां हवा में नमी और हरियाली ही हरियाली है, जैसे कि अमेज़न बेसिन। यहाँ लगभग पूरे साल तापमान काफी ऊंचा रहता है और इतनी ज्यादा बारिश होती है कि घने सदाबहार जंगल उगाते हैं। और अब बिल्कुल इसके उलट सोचते हैं, एक सूखा कठोर रेगिस्तान। यहाँ बारिश तो शायद ही कभी होती है और दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ पेड़ पौधों का जिंदा रहना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन बिल्कुल अलग अलग क्लाइमेट को क्लासिफाई कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है व्लादिमीर कोपेन की, जिन्होंने जलवायु को समझने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कोपेन का आइडिया ना बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का था। उन्होंने ये महसूस किया कि किसी भी जगह के पेड़ पौधे वहाँ की जलवायु की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। मतलब अगर आपको ये पता है कि वहाँ क्या उग रहा है तो आप वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसी वजह से कोपेन के सिस्टम को एम्पिरिकल यानी अनुभवजन्य कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि असल दुनिया के डेटा पर आधारित है, जिसे हम देख और माप सकते हैं, जैसे कि तापमान और बारिश की मात्रा।
ठीक है, तो चलिए अब इस कोड बुक को खोलकर देखते हैं। कॉपिन ने अलग अलग क्लाइमेट ग्रुप्स को दिखाने के लिए बड़े और छोटे अक्षरों का इस्तेमाल किया, जिससे एक बहुत ही लॉजिकल और व्यवस्थित सिस्टम तैयार हुआ। उन्होंने 5 मेन क्लाइमेट ग्रुप्स बनाए, जिन्हें A, B, C, D और E इन कैपिटल लेटर्स से दिखाया गया। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये सब के सब टेम्परेचर पर बेस्ड नहीं है। ग्रुप बी यानी ड्राई क्लाइमेट पूरी तरह से बारिश पर आधारित है, जबकि बाकी 4 A, C, D और E टेम्परेचर से तय होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छोटे अक्षर इन ग्रुप्स में और भी ज्यादा डिटेल जोड़ते हैं, जो बारिश के पैटर्न और तापमान के बारे में बताते हैं। जैसे F का मतलब है कि कोई सूखा मौसम नहीं होता, जबकि W का मतलब है कि सर्दियां सूखी होती हैं। तो AF हुआ एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और AW हुआ एक ट्रॉपिकल सवाना, जहां सर्दियों में सूखा पड़ता है। तो चलिए अब इस सिस्टम को एक्शन में देखते हैं। हम भूमध्य रेखा से एक वर्चुअल सफ़र शुरू करेंगे और देखेंगे कि असल में ये कोड दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे दिखते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है ग्रुप ए से, जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। यहाँ सूरज लगभग पूरे साल सीधा चमकता है, जिससे मौसम लगातार गर्म और नम बना रहता है। और यही हमें समझ आता है कि वो दूसरा छोटा लेटर कितना ज़्यादा मायने रखता है। AF क्लाइमेट, जैसे कि अमेज़न बेसिन में कोई सूखा मौसम नहीं होता और यहाँ घने सदाबहार जंगल मिलते हैं। लेकिन AW क्लाइमेट में, जैसे कि सूडान में सर्दियों का एक साफ सूखा मौसम होता है, जिससे यहाँ पर्णपाती जंगल और बड़े बड़े घास के मैदान देखने को मिलते हैं। अब जरा ग्रुप ए और बी के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ जहां खूब सारी बारिश और घने जंगल हैं, तो दूसरी तरफ बारिश ना के बराबर और गिनती के पेड़ पौधे। एक की पहचान उसकी गर्मी और नमी से होती है, तो दूसरे की पहचान पानी की कमी से। ग्रुप बी क्लाइमेट आपको उन जगह पर मिलेगा जहां इवैपोरेशन मतलब वाष्पीकरण बारिश से ज्यादा होता है। आसान भाषा में कहें तो हवा जमीन से जितनी नमी सोख लेती है, वो बारिश से मिलने वाली नमी से कहीं ज्यादा होती है। और ये हमारे प्लैनेट के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। और ग्रुप बी के अंदर भी काफी वैरायटी है। बी विच के गर्म निचले अक्षांश वाले रेगिस्तान हैं, जैसे कि सहारा रेगिस्तान। दूसरी तरफ BS के ठंडे मध्य अक्षांश वाले स्टेपी हैं, जो महाद्वीपों के काफी अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां तक समुद्र की नमी वाली हवाएं पहुंच ही नहीं पाती। अब अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं ठंडे इलाकों की तरफ, ग्रुप डी और ई की ओर। ग्रुप डी यानी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध के बड़े महाद्वीपीय इलाकों में मिलता है, और इससे भी आगे ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर हमें मिलता है ग्रुप ई यानी पोलर क्लाइमेट, जहां इतनी ज्यादा ठंड होती है कि पेड़ भी नहीं उग पाते। और ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन कितनी बड़ी रेंज कवर करता है। कहाँ उष्णकटिबंधी AF की साल भर की गर्मी और कहाँ DF क्लाइमेट की कड़ाके की बर्फीली सर्दियां, जहां तापमान 0 से भी बहुत नीचे चला जाता है। जाहिर है, यहाँ की वनस्पति भी बिल्कुल बदल जाती है और हरे भरे वर्षावनों की जगह ले लेते हैं बर्फीले जंगल। तो ठीक है, हमने भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक का एक सफर तो कर लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी बड़ी तस्वीर को एक साथ देखते हैं, ताकि इस वर्गीकरण के पीछे का लॉजिक समझ सकें। जैसा कि हमने देखा, इन क्लाइमेट जोन्स में एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ एक प्रोग्रेशन है। हम इक्वेटर पर गर्म और नम ग्रुप ए से शुरू करते हैं, फिर उपोष्णकटिबंध में सूखे ग्रुप बी की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं मध्य अक्षांश के ठंडे सी और डी ग्रुप, और आखिर में हम पहुंचते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के बर्फीले ग्रुप ई तक। हाँ, लेकिन सिर्फ लैटिट्यूड ही सब कुछ नहीं है। समुद्र से दूरी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो इलाके महाद्वीपों के अंदर होते हैं, उन पर समुद्र का असर नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। ठीक इसी तरह ऊंचाई भी अपना एक अलग ही क्लाइमेट बनाती हैं, जैसे पहाड़ों पर पाए जाने वाले ठंडे अल्पाइन क्षेत्र। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो क्लाइमेट का नक्शा है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जलवायु में बदलाव एक नेचुरल और लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जो हमेशा से होता आया है। और यही बात हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आती है। आज जब हमारा प्लैनेट इतनी तेज़ी से गर्म हो रहा है, तो कोपेन का ये क्लाइमेट मैप कैसे बदलेगा?
सूखे इलाके कहाँ तक फैलेंगे, बर्फीले इलाके कहाँ तक सिकुड़ेंगे। ये सिस्टम हमें सिर्फ आज की दुनिया को समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि हमारे प्लैनेट के भविष्य के बारे में जरूरी सवाल उठाने के लिए भी एक फ्रेमवर्क देता है। कभी सोचा है कि इन बड़ी बड़ी लहरों के नीचे क्या छिपा है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम गोता लगाने जा रहे हैं हमारे महासागरों की उस रहस्यमयी दुनिया में। हम अपनी दुनिया को प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी ग्रह कहते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, इसकी सतह का 71% हिस्सा तो पानी से ढका है, तो क्या इसे प्लैनेट ओशन कहना ज्यादा सही नहीं होगा? तो सवाल यह है कि इस विशाल नीले विस्तार के नीचे आखिर है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है समंदर के किनारे से, एक ऐसी जगह जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही हम पानी में कदम रखते हैं ना, बस वहीं से दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। देखिए, समुद्र के तल को अगर समझना है तो इसे मोटे तौर पर 4 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये एक तरह की क्रमिक ढलान है जो महाद्वीप के किनारे से शुरू होती है और समुद्र की बिल्कुल गहराइयों तक जाती है। तो हमारा पहला पड़ाव वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, या जिसे महाद्वीपीय मग्न तट भी कहते हैं। इसको ना आप ऐसे समझिए जैसे महाद्वीप का एक बहुत बड़ा पानी में डूबा हुआ बरामदा। ये जमीन का ही हिस्सा है जो आगे तक फैला हुआ है, और यहाँ समंदर ज्यादा गहरा नहीं होता। और जब मैं कहता हूं बहुत बड़ा, तो मेरा मतलब सचमुच बहुत बड़ा है। आर्कटिक महासागर में जो साइबेरियन शेल्फ है, उसका ही उदाहरण ले लीजिए। वो 1500 किलोमीटर चौड़ा है। सोचिए, 1500 किलोमीटर, ये दुनिया का सबसे बड़ा शेल्फ है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि ये शेल्फ हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? वेल, इसकी वजह है कि यहीं पर नदियाँ, ग्लेशियर और हवा अपने साथ बहाकर लाई हुई मिट्टी, रेत यानी तलछट जमा करते हैं, और फिर लाखों सालों तक ये परत दर परत जमता रहता है, दबता रहता है, और आखिर में बनता है जीवाश्म ईंधन, वही फॉसिल फ्यूल जिस पर आज हमारी दुनिया इतनी निर्भर है। अब शेल्फ के किनारे से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, समंदर का तल अचानक से एकदम नीचे गिर जाता है। अब हम उतर रहे हैं असली गहराइयों में, एक ऐसी खाई की ओर जिसका कोई अंत नहीं दिखता। यहां पर जो ढलान है ना, वो नाटकीय रूप से बदल जाता है। आप कल्पना कीजिए कि आप एक बिल्कुल सपाट मैदान पर चल रहे हैं और अचानक सामने एक खड़ी पहाड़ी आ जाए। बिल्कुल वैसा ही। शेल्फ का ढलान तो 1 डिग्री से भी कम होता है, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये 2 से 5 डिग्री तक नीचे गिरता है। असल में यही महाद्वीपों का असली किनारा है। और इस ढलान के नीचे हम पहुंचते हैं गहरे समुद्री मैदानों तक। ये इतने विशाल मैदान हैं कि हमारे ग्रह का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने ही कवर कर रखा है। और गहराई 3000 से 6000 मीटर, मतलब सतह से कई किलोमीटर नीचे। अब इतनी गहराई में आप शायद सोच रहे होंगे कि सब ऊबड़ खाबड़ चट्टानी होगा, है ना? पर असलियत तो बिल्कुल उल्टी और हैरान करने वाली है। सच तो ये है कि ये दुनिया के सबसे समतल और चिकने इलाकों में से हैं। जी हाँ, बिल्कुल सपाट। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि समुद्र का तल बस एक बड़ा सा सपाट रेगिस्तान है? बिल्कुल नहीं। असल में ये उतना ही कॉम्प्लेक्स और विविध है जितना कि जमीन के ऊपर का हिस्सा। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे गहरी खाइयां हैं, और मजे की बात यह है कि ये सब उन्हीं टेक्टोनिक, ज्वालामुखी और जमाव की प्रक्रियाओं से बनी हैं जो हमारी जमीन की दुनिया को आकार देती हैं। तो चलिए अब अपनी यात्रा के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम खोज करेंगे पृथ्वी के छिपे हुए पहाड़ों की, एक ऐसी दुनिया जो हदों से परे है और हैरत में डाल देने वाली है। अच्छा, एक सवाल, जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के बारे में सोचते हैं तो क्या नाम आता है दिमाग में? एंडीज? हिमालय? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है मध्य महासागरीय कटक प्रणाली, और ये पूरी की पूरी पानी के नीचे है। इस छिपी हुई दुनिया में ना एक से बढ़कर एक अविश्वसनीय चीजें हैं। पानी के नीचे के ज्वालामुखी हैं जिन्हें सी माउंट्स कहा जाता है। रहस्यमयी चपटे टॉप वाले पहाड़ हैं जिन्हें घुयोट्स कहा जाता है। और तो और यहाँ विशाल पनडुब्बी घाटियां हैं जिनमें से कुछ तो ग्रैंड कैनियन से भी बड़ी हैं। और फिर आती हैं खाइयां, यानी कि ट्रेंचेस। ये महासागरों के सबसे गहरे हिस्से हैं। ये इतनी गहरी संकरी घाटियां हैं कि ये आसपास के समुद्री तल से भी 3 से 5 किलोमीटर और नीचे होती हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप माउंट एवरेस्ट को उठाकर किसी खाई में डाल दें, तब भी उसके ऊपर कई किलोमीटर पानी बाकी रहेगा।
और ये खाइयां सिर्फ गहरी ही नहीं हैं, ये भूवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। ये हमारे ग्रह की टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे घूमती हैं, उसे समझने के लिए एक चाबी की तरह हैं। और अक्सर यही जगह है एक्टिव ज्वालामुखियों और बहुत शक्तिशाली भूकंपों का सेंटर होती हैं। तो अब जब हमने इन गहराइयों की सैर कर ली है, तो चलिए अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ उन ग्लोबल सिस्टम से कैसे जुड़ा है जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए कि हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है। अब इसमें से 91% पानी तो सिर्फ महासागरों में है। बाकी सब कुछ मतलब नदियां, झीलें, ग्लेशियर, ये सब मिलकर सिर्फ 9% बनाते हैं। और यही महासागर हमारे प्लैनेट के वाटर साइकिल यानी जलीय चक्र को चलाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला सिस्टम है जिसमें पानी महासागरों, वायुमंडल, जमीन और सभी जीव जंतुओं के बीच घूमता रहता है। असल में पृथ्वी पर हर तरह का जीवन इसी वाटर साइकिल पर निर्भर है। और ये कोई नई चीज नहीं, ये अरबों सालों से ऐसे ही काम कर रहा है। हवा के बाद पानी ही तो है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर हमारे ग्रह पर 90% से ज्यादा पानी ही पानी है, तो फिर हम पानी के संकट का सामना क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है डिमांड और मैनेजमेंट में। पानी तो उतना ही है, पर उसकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। आप सोचिए कि आपके पास एक ग्लास है जिसमें पानी जादुई रूप से अपने आप भर जाता है, लेकिन हर दिन उससे पानी पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि भले ही पानी उतना ही है, वो सबकी प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं होगा। बस यही है हमारे वैश्विक जल संकट की असली वजह। और जाते जाते बस एक आखिरी बात सोचने के लिए, हमारे पास मंगल ग्रह की सतह के नक्शे हमारे अपने समुद्र के तल के नक्शों से ज्यादा बेहतर हैं। सोचिए जरा, हमारी अपनी दुनिया में सतह के ठीक नीचे एक इतनी विशाल अनखोजी दुनिया है। कौन जाने इन गहराइयों में और कौन कौन से राज हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो महासागर का पानी वो कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा चलता रहता है। इसकी अपनी खासियतें हैं, जैसे तापमान, खारापन, घनत्व, और फिर बाहरी ताकतें हैं जैसे सूरज, चांद और हवाएं, जो मिलकर समंदर के पानी की गति तय करती हैं। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? महासागर कभी शांत क्यों नहीं रहता? अगर कभी समुद्र तट पर खड़े होकर देखें तो पानी कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई शक्तिशाली ताकतें लगातार इस पर काम कर रही हैं, जो इसे हमेशा गति में रखती हैं। तो आज हम इन्हीं सब गतियों को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि तरंगे असल में क्या हैं, ज्वार भाटा कैसे चांद और सूरज के इशारों पर नाचता है, और धाराएं कैसे एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह पूरी दुनिया में पानी को घुमाती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं और इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। महासागर की इन गतियों को हम मुख्य रूप से दो तरह से देख सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। क्षैतिज गति या हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब है जब पानी सतह पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे धाराएं और लहरें, और ऊर्ध्वाधर गति या वर्टिकल मोशन का मतलब है जब पानी का लेवल ऊपर और नीचे होता है, जैसा कि हम ज्वार भाटा में बिल्कुल साफ साफ देखते हैं। अब बात करते हैं तरंगों की, जो शायद महासागर की सबसे जानी पहचानी हलचल है। हम सब जब भी लहरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि पानी हमारी तरफ आ रहा है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में कहानी कुछ और ही है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि तरंगे पानी को नहीं बल्कि ऊर्जा को आगे बढ़ाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, सोचिए एक स्टेडियम में दर्शक अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर ऊपर नीचे होते हैं और एक लहर सी बन जाती है जो पूरे स्टेडियम में घूमती है, लेकिन कोई अपनी सीट से हिलता नहीं है। या फिर जैसे हम एक रस्सी का एक सिरा पकड़कर हिलाते हैं तो लहर दूसरे सिरे तक जाती है, रस्सी नहीं। पानी के कण भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसे जरा और आसान तरीके से समझते हैं। पानी का हर एक कण अपनी ही जगह पर एक छोटा सा गोलाकार चक्कर लगाता है, जैसा कि इन स्टेप्स में दिख रहा है। जैसे ही लहर का ऊपरी हिस्सा पास आता है, कण थोड़ा ऊपर और आगे जाता है। फिर जब वो हिस्सा गुजर जाता है तो वो नीचे और पीछे चला जाता है और आखिर में अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाता है। तो असल में पानी वहीं रहता है, सिर्फ ऊर्जा आगे बढ़ती है। तो फिर सवाल ये है कि कोई लहर कितनी बड़ी होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हवा की ताकत,
जितनी तेज हवा उतनी ज्यादा ऊर्जा पानी में जाएगी। दूसरा, हवा कितनी देर तक चलती है, जितना ज्यादा समय उतनी बड़ी लहरें। और तीसरा है फेच, मतलब हवा कितने बड़े इलाके में एक ही दिशा में बह रही है, जितना लंबा फेच उतनी ही बड़ी लहरें बनेंगी। अच्छा, तरंगों के बाद अब बात करते हैं ज्वार भाटा की। ये एक बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह प्रेडिक्टेबल घटना है, जो सीधे सीधे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। ये पूरा खेल असल में गुरुत्वाकर्षण और एक दूसरे बल के बीच के संतुलन का है। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, एक तरफ तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के उस हिस्से के पानी को अपनी ओर खींचता है जो उसके सबसे करीब है, जिससे पानी में एक उभार यानी बल्ज बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल भी काम करता है, जो पानी को बाहर की ओर धकेलता है। और ये बल चंद्रमा से सबसे दूर वाले हिस्से पर सबसे ज्यादा असरदार होता है, जिससे ठीक दूसरी तरफ भी एक उभार बन जाता है। और यही वजह है कि हमें एक ही समय में पृथ्वी के दोनों तरफ हाई टाइड देखने को मिलते हैं। अब दुनिया में हर जगह ज्वार भाटा एक जैसा नहीं होता। ये वहाँ की तटरेखा कैसी है, समुद्र कितना गहरा है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर 3 तरह के टाइड्स होते हैं। पहला है अर्धदैनिक, जो सबसे आम है। इसमें हर दिन 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आते हैं और सबकी ऊंचाई लगभग बराबर होती है। फिर है दैनिक, जिसमें दिन में बस 1 हाई और 1 लो टाइड आता है। और तीसरा है मिश्रित, जिसमें होते तो 2 हाई और 2 लो टाइड हैं, पर उनकी ऊंचाई में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस खेल में सूरज का भी एक बड़ा रोल है। जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, मतलब पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, तो सूरज और चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। इससे आते हैं वृहत ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स, जिनमें हाई टाइड बहुत ऊंचा और लो टाइड बहुत नीचा होता है। और इसके उलट जब सूरज और चांद पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी ताकतें एक दूसरे को थोड़ा काटती हैं। तब आते हैं निम्न ज्वार या नीप टाइड्स, जिनमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। ज्वार की ताकत का अंदाजा लगाया है तो कनाडा की फंडी की खाड़ी को देखिए। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कितना? करीब करीब 16 मीटर तक। जरा सोचिए, ये एक 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। ये जो लाइन यहाँ लिखी है, ये फंडी की खाड़ी की असलियत को बयां करती है। ये हमें दिखाती है कि ज्वार का पानी कितनी तेजी से चढ़ सकता है और क्यों तटीय इलाकों में घूमते वक्त सावधान रहना जरूरी है। ये इस बात की याद दिलाता है कि ज्वार सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली और कभी-कभी खतरनाक प्राकृतिक ताकत भी है। चलिए अब ज्वार भाटा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महासागरीय धाराओं की। इन्हें आप महासागर के अंदर बहने वाली विशाल नदियों की तरह समझ सकते हैं, जो पूरी दुनिया में पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो आखिर इतनी विशाल धाराओं को चलाता कौन है? असल में कई सारी ताकतें मिलकर ये काम करती हैं। सबसे पहले है सूरज की गर्मी। जब सूरज इक्वेटर के पास पानी को गर्म करता है तो वो थोड़ा फैलता है, जिससे समुद्र की सतह में एक हल्का सा ढलान बन जाता है। फिर हवा है जो सतह के पानी को धक्का देती है। ग्रेविटी है जो ऊंचे लेवल के पानी को नीचे की ओर खींचती है। और आखिर में आता है कोरियोलिस बल, जो इस बहते पानी को एक दिशा देता है। ये जो कोरियोलिस बल है ना, ये पृथ्वी के घूमने की वजह से पैदा होता है। इसे आप एक स्टीयरिंग व्हील की तरह समझ सकते हैं। ये बहते हुए पानी को सीधा जाने के बजाय मोड़ देता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। और इसी घुमाव की वजह से विशाल गोलाकार धाराएं बनती हैं, जिन्हें हम गायर्स कहते हैं। इस मैप में ये गायर्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं। ये जो लाल रंग की धाराएं हैं, ये भूमध्य रेखा से गर्म पानी को ध्रुवों की तरफ ले जा रही हैं, और नीली वाली ठंडी धाराएं ठंडे पानी को वापस भूमध्य रेखा की ओर ला रही हैं। ये पूरा सिस्टम हमारे ग्रह के तापमान को कंट्रोल करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और हाँ, इन धाराओं की भी 2 परतें होती हैं। एक है सतही धाराएं, जो महासागर के ऊपरी 10% हिस्से में होती हैं। ये ज्यादातर हवा से चलती हैं और काफी तेज होती हैं। लेकिन इनके नीचे समुद्र का बाकी 90% पानी बहुत धीमी गति से बहता है। इन्हें गहरे पानी की धाराएं कहते हैं और ये तापमान और खारेपन में अंतर के कारण चलती हैं। तो ठीक है, हमने तरंगों, ज्वार भाटा और धाराओं के बारे में तो बात कर ली,
लेकिन सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? तो आखिर ये सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये सिर्फ पानी की हलचल नहीं है। यही धाराएं गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर हमारे ग्रह की जलवायु को कंट्रोल करती हैं। ये तटीय मौसम पर असर डालती हैं। ये पानी में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को मिलाकर समुद्री जीवन को आधार देती हैं, जिससे करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। पुराने जमाने से ही इन्होंने समुद्री व्यापार के रास्तों को तय किया है और भविष्य में ज्वारीय ऊर्जा से हम साफ सुथरी बिजली भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि महासागर सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार नहीं है, यह हमारे ग्रह का सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक धड़कता हुआ दिल है, एक ऐसा डायनामिक इंजन जो पूरी दुनिया की जलवायु को चलाता है और यहाँ जीवन को बनाए रखता है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम कितना नाजुक है। आज हमने देखा कि महासागर कैसे काम करता है, पर एक बड़ा सवाल ये है कि बदलते हुए क्लाइमेट के साथ भविष्य में ये ग्लोबल इंजन कैसे बदलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है। नमस्कार। कभी सोचा है हमारे इस प्लैनेट पर इतनी तरह तरह की जिंदगियां क्यों हैं? ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो अरबों साल पुरानी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी विरासत जो आज सच कहें तो खतरे में है। तो आज हम इसी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की कमाल की दुनिया में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत पीछे, लगभग 3.5 अरब साल। सोचिए, इतना लंबा वक्त कि हम ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसी लंबे सफर में हमारी पृथ्वी पर जीवन की कहानी लिखी गई है। अनगिनत जीव आए और चले गए। और ये फैक्ट ये सच में चौंकाने वाला है कि इस धरती पर अब तक जितनी भी प्रजातियां रही हैं, उनमें से 99%, जी हाँ 99% आज विलुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। ये हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है। हाँ, बदलाव तो कुदरत का नियम है, पर आज जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से ये सब हो रहा है ना, वो पहले कभी नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो सवाल ये उठता है कि ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जानवरों की एक लंबी सी लिस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज़्यादा है। और इसे अच्छी तरह समझने के लिए चलिए इसे 3 लेवल पर, 3 स्तरों पर तोड़कर देखते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो जैव विविधता का मतलब है जीवन में विविधता। मतलब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी जिंदा है वो सब इसमें शामिल है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर समंदर में तैरती एक बड़ी सी व्हेल तक। और सिर्फ वो जीव ही नहीं बल्कि वो सारी जगहें भी जहां वो रहते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए हम इंसानों को ही देख लीजिए। हम सब एक ही स्पीशीज हैं, होमो सेपियंस, पर क्या हम सब एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। हमारे जीन्स में जो छोटे छोटे फर्क हैं वही हमें अलग बनाते हैं। और यही विविधता किसी भी प्रजाति को बीमारियों से लड़ने और बदलते माहौल के साथ ढलने की ताकत देती है। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, स्पीशीज डाइवर्सिटी या प्रजातीय विविधता। असल में जब भी कोई बायोडाइवर्सिटी शब्द सुनता है ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है। जैसे किसी जंगल में कितने अलग अलग तरह के पेड़ हैं, या समंदर में किसी कोरल रीफ के पास कितनी तरह की मछलियां तैर रही हैं। सीधी सी बात है, किसी भी इलाके में जितनी ज्यादा तरह की प्रजातियां होंगी वो उतना ही रिच, उतना ही समृद्ध माना जाएगा। और आखिर में आता है तीसरा और सबसे बड़ा लेवल, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। ये हमारे प्लैनेट पर मौजूद अलग अलग तरह के माहौल के बारे में है। सोचिए, घने जंगल, दूर दूर तक फैले घास के मैदान, तपते रेगिस्तान, बहती नदियां और गहरे महासागर, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम हैं। और हर एक इकोसिस्टम अपने आप में जीवन का एक अनोखा और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जाल है। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण यहाँ देखिए। ये हैं वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। यहाँ आपको घास के मैदान भी मिलेंगे और ठीक उनके साथ जुड़े हुए घने शोला जंगल भी। ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के घर यानी हैबिटाट्स एक साथ मिलकर एक कितना सुंदर और कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप बनाते हैं। ठीक है, तो हमने 3 लेवल समझ लिए, पर सवाल ये है कि ये सारी डाइवर्सिटी आखिर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है या इसका कोई और भी कोई गहरा मतलब है? चलिए इसी को समझते हैं।
तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए 3 बड़े तरीकों से जरूरी है। पहला, इकोलॉजिकल रोल, मतलब हर जीव, हर प्रजाति कुदरत का बैलेंस बनाए रखने में अपना रोल निभाती है, जैसे पानी को साफ रखना या मौसम को कंट्रोल करना। दूसरा है इसका इकोनॉमिक रोल, हमारा खाना, दवाइयाँ और न जाने कितने ही रिसोर्सेज सब हमें यहीं से तो मिलते हैं। और तीसरा है साइंटिफिक रोल, हर एक प्रजाति जीवन कैसे विकसित हुआ इस बड़ी सी पहेली का एक छोटा सा लेकिन जरूरी हिस्सा है। और एक बात गांठ बांधने वाली है, डाइवर्सिटी का मतलब है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। जिस भी इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा वैरायटी होगी ना, वो उतना ही मजबूत होगा, किसी भी मुश्किल का सामना वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। इसे आप एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह समझ सकते हैं। आप सारे पैसे एक जगह नहीं लगाते हैं ना, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से भरपाई हो जाए। बस कुदरत में भी यही नियम काम करता है। लेकिन ये जो इतना कॉम्प्लेक्स और स्टेबल सिस्टम है, अब वो खतरे में है। और वजह है हम, यानी इंसानी गतिविधियां। आज हम इतिहास में किसी भी और वक्त के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से इस बायोडाइवर्सिटी को खो रहे हैं। और सच कहूं तो हमारी कहानी का ये सबसे ज्यादा चिंताजनक मोड़ है। और इसके पीछे वजहें कई हैं। एक, हम रिसोर्सेस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, हमारा फैलाया हुआ पोल्यूशन जो कई नाजुक प्रजातियों की जान ले रहा है। तीसरा, हम बाहर से ऐसी प्रजातियां ले आते हैं जो वहां के लोकल इकोसिस्टम पर हावी हो जाती हैं। फिर है अवैध शिकार, और सबसे बड़ा कारण उनके घर, उनके हैबिटेट्स को तबाह करना। खेती के लिए, शहर बसाने के लिए जंगलों को साफ करना। हम उन्हें बेघर कर रहे हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई बहुत दूर की समस्या है। इस रेड पांडा को ही देखिए, ये उन हजारों प्रजातियों में से एक है जो आज विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। आईयूसीएन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ऐसी ही खतरे में पड़ी प्रजातियों की एक रेड लिस्ट बनाता है। ये लिस्ट एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म है, एक खतरे की घंटी। तो अब सवाल ये है कि इस गिरावट को रोकने के लिए किया क्या जा रहा है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? नहीं। अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर में इसे बचाने की, इसके संरक्षण की कोशिशें चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। इन कोशिशों का एक बहुत बड़ा फोकस है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट। अब ये हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ये दुनिया की वो जगहें हैं जहां बहुत ही ज्यादा प्रजातियां रहती हैं, और इनमें से कई तो ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा खतरे में भी है। तो आइडिया ये है कि अगर हम अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज इन हॉटस्पॉट्स पे लगाएं तो हम कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा प्रजातियों को बचा सकते हैं। और ये मैप आपको दिखाता है कि ये हॉटस्पॉट है कहाँ। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर ये ट्रॉपिकल इलाकों में है, जैसे अमेज़न के जंगल या साउथ ईस्ट एशिया। हमारे भारत में भी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय जैसे बहुत ज़रूरी हॉटस्पॉट्स हैं। सच कहें तो ये हमारी धरती के सबसे कीमती जैविक खजाने हैं। तो इन हॉटस्पॉट्स और बाकी जगहों को बचाने के लिए एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रैटेजी है। इसके कुछ मेन पिलर्स हैं। पहला, जो प्रजातियां खतरे में हैं उन्हें बचाना। दूसरा, उनके घरों को, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना। तीसरा, हमारी खाने पीने की फसलों के जो जंगली रिश्तेदार हैं उनको बचाकर रखना। और चौथा, जंगली जानवरों और पौधों के गैर कानूनी व्यापार यानी इल्लीगल ट्रेड पर रोक लगाना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की ज्यादातर प्रजातियां सिर्फ 12 देशों में पाई जाती हैं? जी हाँ, सिर्फ 12 देशों में। इन्हें मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कहा जाता है, और इन देशों में भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों के कंधों पर दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को बचाने की एक खास जिम्मेदारी है। आखिर में ये जो संरक्षण की बात है, ये सिर्फ साइंस या इकोनॉमिक्स का मुद्दा नहीं है। ये उससे कहीं आगे जाकर एक नैतिक सवाल है, एक मॉरल क्वेश्चन है। ये इस बारे में है कि जीवन के इस बड़े से जाल में हमारी जगह क्या है और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और यही बात पूरी बहस के दिल में है। क्या हमें ये हक है कि हम तय करें कि कौन सी प्रजाति रहेगी और कौन सी खत्म हो जाएगी? बहुत से लोग मानते हैं कि इस धरती पर हर जीव को, हर प्रजाति को जीने का हक है, ठीक वैसे ही जैसे हमें है, चाहे वो हमारे किसी काम आए या ना आए। और ये सवाल ये हम सबसे है। हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे आज के फैसले आने वाली सदियों के लिए इस धरती पर जीवन की कहानी लिखेंगे। तो सवाल ये है कि हम
जीवन की इस 3.5 अरब साल पुरानी कहानी को, इस विरासत को क्या कीमत देंगे? इसका फैसला हम सबको मिलकर करना होगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।